नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम ऐसे युवा किसान से मिलेंगे कि जो शहर से दोनों पति पत्नी शहर से सोच समझ के पढ़े लिखे हैं और सोच समझ के वो गांव में गए और वापस कृषि और गाय का कार्य शुरू किया उन्होंने। तो उनका नाम है सानूप जादव जी और माननीय लता बहन। तो दोनों ने गांव चुना और बड़े सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करने का उन्होंने प्रयत्न किया। सभी विषय के अंदर इतने सुंदर परिणाम उन्होंने लिए, तो मैं इसलिए उनको विशेष धन्यवाद कहूंगा कि सानूप जी ने हर एक चीज के अंदर पूरा डिटेलिंग में अभ्यास किया कि गौकृपा अमृतम आधारित खेती है, दूसरी अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की उन्होंने खेती देखी। फिर उन्होंने पाया कि गौकृपा अमृतम से बहुत कम व्यवस्था में अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब ऐसा कह सकते कि कम लेबर के अंदर ज्यादा उत्पादन, कम खर्चे के अंदर ज्यादा उत्पादन। और उन्होंने लगभग 10 से ज्यादा फसल, उन्होंने काजू, तेज पत्ता, अलग अलग वेजिटेबल्स है, अलग अलग सब्जियां है, अलग अलग फलों के अंदर, नारियल से लेके सबका उन्होंने इस वीडियो में बताने का प्रयत्न किया। साथ साथ में उन्होंने हमारी प्रकृति के अंदर ज्यादातर 90% नहीं, मैं बोलता हूँ 95-99% तक अच्छे मित्रजीवी होते हैं, उसको अनजाने में हम मार देते केमिकल से। तो उन्होंने हर एक जीव को अच्छे से दिखाने का प्रयत्न किया है और उन जीव सृष्टि जो हमारे मित्र जीव है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो सूक्ष्म अभ्यास के संग उन्होंने सारा वीडियो ये बनाया हुआ है। तो सानूप जी मैं विशेष धन्यवाद कहता हूँ। और साथ साथ में मैं एक और बात कहूंगा किसान मित्रों कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वहां की देसी नस्ल रखना चाहिए, सबको गिर के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो सानूप जी ने पहले गिर ली थी और उसका परिणाम देख लिया, दुष्परिणाम। और साथ साथ में फिर उन्होंने वहां की कोकण कपिला ली और कोकण कपिला को बहुत विपरीत वहां का वातावरण होता है बारिश के समय, तो वो आराम से सहन कर जाती। गिर को कितनी तकलीफ होती है सेम ट्रीटमेंट के अंदर। तो हमेशा हम कहते हैं कि वहीं की स्थानीय नस्ल को आप सम्मान पूर्वक रखिए। तो सानूप जी ने वो अच्छे से किया है और उसका विशेष उन्होंने दिखाया है कि करके कि देखो ये गाय ऐसी है और ये गाय ऐसी है। तो जैसे बारिश बहुत होती है तो वहां की कोकण कपिला के शरीर में से ऑयल पदार्थ ज्यादा निकलता है, तो बारिश ऐसे ही लिसर के निकल जाती है। तो बहुत अच्छी अच्छी गुण है, उसकी खुर सड़ती नहीं है, वहां पे वो हजारों साल से सेटल है। तो उसी प्रकार गिर वहां पे जाके सेटल नहीं हो सकती है। तो मेरी विनती है कि खर्चा भी ज्यादा होगा और सफल भी नहीं होगे, तो स्थानीय नस्ल को ही सम्मान देना है। तो माननीय सानूप जी और लता जी दोनों को मैं विशेष धन्यवाद कहता हूं कि आप ऐसे प्रेरणादायी दोनों बन चुके हैं कि शहर से गांव आकर के भी कोई सफल हो सकता है। और बारिश के समय ही ज्यादा वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होती है और बारिश के बेस पे ही से ज्यादा खेती होती है। उन्होंने कई प्रकार की फसल बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी करके दिखाई है। तो मैं विशेष दोनों को धन्यवाद कहता हूं। और आजू बाजू के किसान मित्रों, आप जाकर के देखिए, उनसे अनुभव लीजिए और गौ कृपा और गौ माता के गोबर को जोड़ के स्वाभिमान से किसान खड़ा हो जाए, वैसे मॉडल करना है। तो विशेष धन्यवाद सानूप जी, लता जी और सभी को धन्यवाद कि जिन्होंने उनको प्रेरणा दिया। और सिद्धेश जी कि जो आपने जाकर के उनका इंटरव्यू लिया है और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने बड़ा मोमेंटम गौ कृपा अमृतम गाय आधारित खेती और सबको वहीं की देसी गाय रखने में जो भावपूर्वक काम जोड़ा है। तो मैं सभी को इसलिए बीच में याद करता हूँ कि माननीय संतोष जी और माननीय देसाई साहब जो दापोली कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर वहां की देशी गाय के अंदर जो कार्य करना चाहते हैं, इसी हिसाब से लेकर के सभी, तो उन देशी गायों का प्रचार में सब लोग जुड़े हैं। तो वहीं की देशी गाय आधारित सब काम करे, ऐसी मेरी हृदयपूर्वक भावना है। सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आइए सुनते हैं सानूप जादव जी। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में है। कोकण में आज हम सानूप जादव जी के यहाँ पर है, जिनका गांव झोमड़ी, तालुका गुहागर, जिला रत्नागिरी है। लगभग पिछले 7 सालों से गौ आधारित कृषि पे यह काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे जान के लेंगे कि इनका सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की इन्होंने और अभी फिलहाल इनकी क्या स्थिति है। और बहुत पढ़े लिखे हैं ये और प्रगतिशील किसान है। तो आइए आज हम पूर्ण डिटेल्स से इनका जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने चीजें की है और गौ कृपा अमृतम से इनको कैसा लाभ हुआ है। तो सानूप जी नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आप सभी जो दर्शक है, तो आप इनको बताइए कि जैसे मैंने अभी वर्णन किया, शुरुआत से आपका क्या चलन था, आप पहले कहाँ थे और आप कब कृषि के तरफ बढ़े और फिर आपने कब ये महसूस किया कि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल होते हैं उसको इस्तेमाल करने के बजाय हम गौ आधारित कृषि पे जाए, और आपने फिर कब शुरुआत की और क्या आपका सफर रहा, आप सबको विस्तार में बताइए। नमस्कार सबको, सब श्रोताओं को नमस्कार। मैं करीबन पिछले 6 से 7 साल से गो आधारित खेती कर रहा हूँ
गो आधारित खेती ये मुझे पहले से पता नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी हम लोग मुंबई में सिटी में रहे। बचपन मेरा पूरा मुंबई में गया हुआ है। इसके पहले मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन था। मैं टेक्सटाइल्स में मैंने काम किया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने काम किया, और लेटली जब मैंने शुरुआत करने के पहले जब मैं जिस फील्ड में था वहाँ पे मेरा खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। मुंबई के एरिया में मैं काम कर रहा था। अच्छा। और मेरे साथ मेरी वाइफ, उन्होंने भी मेरे साथ दिया है हर सब इन सब कामों में। अब हम लोगों का खुद का दोनों का मिलके हम लोगों ने ये प्रोफेशन चुना था। पर इतने सालों में कहीं ना कहीं दिल में चुभ रहा था, एक तरीके की कमी लग रही थी कि हम लोग सोच ही रहे थे कि हमें ये जो भागा दौड़ी वाली जिंदगी है उसे थोड़ा बहुत कुछ अलग करना है, क्योंकि किसी और ने परोसी हुई चीजें जो है उनको खाने में और अपनी खुद की उगाई हुई चीजें खाने में जो फर्क होता है वो हमें पता ही नहीं था। जी। कोशिश हमारी यही चल रही थी कि हम जब भी कुछ करें तो उसमें अपना खुद का हक्का या फिर खुद के हाथ से बनाई हुई कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो हमारे खुद के खाने में या हमारे प्लेट में परोसी जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके की लाइफस्टाइल हमारी थी शहर में, उसके परे हम लोग सोच रहे थे कि कुछ और हो सकता है क्या। ज्यादातर आर्थिक फायदा हमारा, उसका दृष्टिकोण हमारा जो था वो आर्थिक फायदे का नहीं था। अच्छा। हमारी कोशिश थी कि हमें ये नहीं है कि हमें उसमें आर्थिक नफा होने की उम्मीद नहीं है, ये जरूर है पार्ट की, वो जिंदगी का पार्ट है और उसकी हमें जरूरत थी। पर हमारा ज्यादातर फोकस ये था कि एक लाइफ जो हम लोग यहाँ पे बनाना चाहे वो कैसे सस्टेनेबल बनाए। जी जी। और जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, जब शुरुआत हम लोग ने पहली बार यहाँ पे की, तो हम लोग ने पाया कि जिस कदर हमें दिखाया जाता है उसके अलावा ही कुछ अलग ही कहानी है। अच्छा। जब परिस्थिति हमने देखी, जब हमने एक्चुअल में जब हम लोग ऑन द फ्लोर हमने काम करना शुरू किया, काम करने के वक्त हम लोग ने जो भी कठिनाई फेस की उसमें हम लोग ने, यस एब्सोल्युटली, तो उसमें हम लोग ने ये सोचा कि सब चीजें अगर मुझे खरीद के लाना है, हर एक चीज के लिए मुझे इनपुट कॉस्ट बेयर करनी है, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके लिए तो मुझे कुछ और सस्टेन करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो मुझे सिटी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी होगी, या तो कोई नौकरी होगी, या तो कोई बिजनेस अलग से जरूरी होगा। बिल्कुल। जिस पायदान के ऊपर हम लोग खड़े थे उस टाइम पे हम लोग एक चॉइस में थे कि हमारी सेविंग हम किस में लगाए या फिर क्या करें, कौन से लेवल तक हम किसका कितना एड, कितना मदद, क्या क्या जो भी अनुभव लोगों से मांगना है वो कितना सीखना है, वो कहाँ तक हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर किसी चीज का साथ मिले और अगर खेती करनी पड़े, नैसर्गिक खेती करनी पड़े, तो उसमें अपने आप को पूरा झोंक देना जरूरी है। जी। कुछ साल तो भी जिंदगी के हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी के हमें उसमें देनी जरूरी है, क्योंकि इन्हें ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसे पूरी की पूरी हमारी जितने भी पहचान में लोग हैं, जिन्हें भी हम जानते हैं, ये सब चीजें लोग भूल चुके हैं। जी। तो उन चीजों को पहले याद कराने के लिए ही हमारा पूरा समय गया। अच्छा। तभी हम लोगों ने ये काम करते करते ढूंढा कि बचपन में हमें लगता था कि हर जगह जाते सबके पास अपना अपना कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई किसी ना किसी ने प्राणी पाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे हमेशा मन में ये रहता था कि अपने यहाँ पे क्या है। जी। तो उस पहले साल में जब हमने खेती करना चालू किया, उस साल में हम लोग ने पहला हमारा शोध यही लिया कि हमारे यहाँ का प्राणी कौन सा, जो कि हमें कहीं मिला नहीं। और गौ आधारित खेती के बारे में तो तभी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शुरुआत करने के बाद पता चला कि अगर गौ साथ में नहीं हो तो नैसर्गिक खेती बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है जी। और ये ढूंढते ढूंढते हम लोग गुजरात तक पहुंच गए। अच्छा, गुजरात तक? गुजरात के अंदर के राजकोट के जहाँ के जो गांव है वहां तक हम लोग गए। वहां पे हम लोगों ने देखा कि अभी भी कुछ कुछ इलाकों में गौ माता के वापर करके उनकी जो भी चीजें जो उन्हें दे जाती है, उनकी तरफ से जो भी चीजें मिलती है, ज्यादातर उनका गौमूत्र और उनका जो गोबर है उसका कैसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें किसी और स्टेट में जाके सीखना पड़ा। अच्छा। इस बारे में यहाँ पे भूल चुके थे। जी। लेकिन कहीं तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि हमारे क्षेत्र की कोई ना कोई तो गौ माता होगी। बिल्कुल। कहीं तो होगी। इतने सालों से तो ऐसा नहीं होगा। भारत ऐसा खेती प्रधान देश है कि यहाँ पे हर एक क्षेत्र में अलग अलग जातियां हैं जी। पर उनके बारे में जिस तरह की उनकी जानकारी चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं है जी। और ये ढूंढते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि तब तक क्या, तो उस वक्त हमें हमारी जो गुजरात की गौ माता है, जिसे गिर के बारे में सबको ही पता होगा, तो उसने शुरुआत के दिनों में हमारा साथ दिया। अच्छा। और कहीं तो भी शुरुआत करते वक्त उसका थोड़ा बहुत आर्थिक भार हमें सहन करने की क्षमता है, इसलिए गिर ने उसके दूध का हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसने जो दूध दिया उसके दूध के बलबूते पे हम लोग इसकी अच्छे से मेंटेन कर पाए, शुरुआत चालू रख पाए। जो भी भागादौड़ हम लोग ने हाथ में ली उसे हम लोग निरंतर कर पाए। और फिर उसको साथ रखते रखते हुए हमारे मन में जिज्ञासा होने लग गई कि हमारी गौ माता कहाँ है। अच्छा। तो इसे ढूंढने पर जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पे अपनी स्थानीय जात थी, जिसे सब गाउटी करके या देसी नाम से बुलाते थे। अच्छा। जिसके बारे में
आज की डेट में तो लोगों के पास कोई जानकारी थी ही नहीं, पर जितना अंदर तक हम पहुंचे उसके अंदर, तब उसके बारे में जानकारी मिलती गई। किसी ने उसको कोकण गिद्ध का नाम दिया उस वक्त, किसी ने उसको कोकण कपिला बोला, लेकिन उसमें एक जरूर था, स्टेबल था, वो था कोंकण। कोंकण में हुई इस परिस्थिति में जो अच्छे से रह पाई, उस तरीके की हमें एक जाति थी वो हमें मिल गई। हाँ, मतलब यहाँ के वातावरण के अनुकूल जो ढली हुई नस्ल थी उसको यहाँ पर कोकण गिड्डा, कोकण कपिला अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उनको तब समझ आए कि ये यहाँ की नस्ल है और इसके ऊपर काम करना चाहिए जी। क्योंकि तो हाँ, जिस कदर गिर के ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गिर इस वातावरण के लिए अनुकूल नहीं थी। अच्छा। और हमें ऐसा कहीं तो लग ही रहा था कि हम उसे परेशानी कर रहे हैं क्या यहाँ पर लेके आके, क्योंकि ना उसको यहाँ की 6 महीने वाली लंबी चलने वाली बारिश सहन होती थी, ना ही इधर की ज्यादा उमस भरी हुई जो गर्मी होती है, करीबन 2 से 3 महीनों की गर्मी होती है, उतनी ड्यूरेशन तक नहीं होती। और टेम्परेचर भी उसका जो तापमान है वो भी कहीं 40 के आगे जाने वाला नहीं है, करीबन 35-38 के अंदर ही रहने वाला तापमान है। फिर भी जिस कदर उमस होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उस कदर उस गौ माता को परेशानी होती थी। उस पर उस तरीके से वो ना पेट भर खा पाती थी। तो उसके पीछे हमारा हमेशा मन में लगा रहता था कि यहाँ पे ये परेशान जरूर हो रही है। अच्छा। तो आप हमारे यहाँ की गौ माता क्या। तो तब जाके कोकण कपिला के बारे में हमें जब जानकारी मिलने चल लगी, तब उससे मिलते हुए, उससे जुड़ते हुए हम लोगों से मिलते गए, उससे जानते रहते आपसे मुलाकात हुई, उसको ही ढूंढते ढूंढते जहां जहां घूम के आए। तो अब जिस तरीके की खेती कर रहे थे, उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना पड़े, उस गौ माता से क्या मिले, तो हमें कई जीवामृत के बारे में पता चला, कई अमृत पानी के बारे में उसके बारे में पता चला, कई किसी ने सिर्फ घन जीवामृत या फिर घन गोबर के बारे में पता चला। उन सब के ऊपर हम लोगों ने अपना अपना अलग अलग तरीके से, छोटे छोटे बैचेस में क्यों ना हो, हम लोगों ने उसके ऊपर अपना खुद का प्रयोग किया। अच्छा, आपके स्तर पे आपने प्रयोग किया? एब्सोल्युटली जी, जितना हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो डिफिकल्टी ये थी कि यहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं होने के कारण हमारा जो भी छोटे पैचेस है उनमें हम लोगों ने उसमें ऐसी कोशिश की कि यहाँ पे एक आइडियल चीज बना सकते कि इसको हम लोग स्केल कर सकते, इस कोशिश में हम लोग लगे रहे। जहां जहां हर एक चीज ने अपना अपना अलग अलग तरीके का अनुभव हमें अच्छा दिया। जीवामृत के बारे में भी हम लोग ने, कोई हमें ऐसी कुछ खंत नहीं है कि उसके बारे में उसने हमें नहीं सस्टेन करने के लिए हेल्प किया, जरूर किया, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसको काम करने के टाइम पे उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो पता चली। बल्कि जिस तरीके का उसको अपकीप चाहिए था, उसके रख रखाव चाहिए था, उसके बारे में पता चला। तो आज थोड़े थोड़े आगे आगे जब आए, तो करीबन थोड़े थोड़े सालों में और एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां पे हमें पता चला कि यहाँ पे तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, यहाँ पे हमें तभी थोड़ी बहुत जो बोलते हैं ना कि हाँ, कि हमें लगे कि हाँ हम अपने पांवों पे खड़े हो सकते हैं, ऐसी सक्सेस तब मिल सकती है जब हमें एडिशनल बाहर से कोई इनपुट लाना ना पड़े। हाँ, मतलब आपके खेत के अंदर से जितना सामग्री है उसी का प्रयोग करके आप अगर कृषि करेंगे तो अभी आप सस्टेन कर पाएंगे, तभी शाश्वत मार्ग से कृषि कर पाएंगे। जी, अगर बाहर से खुद ही कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी अगर आपने खरीदने के बारे में सोचा, साधारण चीजों में जैसे हमने अगर बेसिक कल्चर्स भी खरीदे बाहर से, तो भी उनका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट की वजह से उसको अगर यूटिलाइजेशन ना हो पाया तो वो भी हमें वेस्ट हो रहा था। हर एक चीज में एफर्ट डालें, क्योंकि उसके पीछे एफर्ट जरूर थे। मेहनत करने के बाद अगर हमें एक छोटी सी विंडो मिल जाए तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, और हमारे यहाँ का जो बदलावपूर्ण वातावरण है कि कभी अचानक बारिश हो जाए, कभी अचानक बारिश में धूप गिर जाए, इन सब चीजों में उसको कैसे, उस छोटी सी विंडो में कैसे मैनेज कर पाए, और बिना लेबर के और बिना रिसोर्सेज के, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इसी बात पे हम लोग ढूंढने, यहाँ इसी चीज के शोध में हम लोगों ने गौ माता का सहारा लिया, क्योंकि हमारे खुद घर में खड़ी होगी तो बाहर से हमें कुछ खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सके, जितना यहाँ पे जो उग रहा है, हमारे यहाँ पे जो कुछ भी चीजें मिल रही है, उन चीजों का वापर जितने हो सके उतना बेसिक से बेसिक चीजों का हम लोगों ने यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की। अच्छा, तब उन चीजों में ही हमें गौ कृपा अमृत के बारे में पता चला। अच्छा, गौ कृपा अमृत के बारे में जिस तरीके का वापर हुआ है, उसका जैसा करना है, उसकी चीजें उसमें जो कभी कभी एक आध बार ऐसा हो जाए कि कभी कभी उसके प्रोटोकॉल ना फॉलो कर पाए, क्योंकि लिमिटेशंस है, ना वक्त पे लेबर मिलता है, तो उन चीजों में भी उसने हमें सस्टेन करने के लिए हेल्प किया। क्योंकि उसकी ये देखा कि बाकी जो खाद हम लोगों ने तैयार किए हैं उससे कई ज्यादा तक उस कल्चर को हम लोग सस्टेन कर पा रहे थे। अच्छा, और उसके लिए बेसिक मेंटेनेंस जो हमारी गौ हमें दे ही रही है, उससे दिए हुए चीजों के जो साधन है उससे हमें उसको मेंटेन कर पा रहे थे। और एडिशनल खर्चा, मतलब हमारा पूरा शोध, अगर हमें नैसर्गिक खेती करनी है तो हमारा पूरा शोध इससे ही निगडित था कि मैं पेड़ों को स्ट्रेस करके उन्होंने कुछ अलग ही कर देना चाहिए और उनसे ही कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, वो अपेक्षा ना करते हुए उनसे जितना भी मिले, मेरा इनपुट कॉस्ट जितना कम कर सकूं मैं,
मैं उसमें अपना डालने वाला जितना भी आर्थिक जो भी मदद में करना उसमें डालूं, अपनी तरफ से आर्थिक चीजें को इस्तेमाल करूं, उनको जितना मैं नीचे ला पाऊं, तो उसी प्रोडक्शन में मैं उससे अच्छा प्रॉफिट ले पाऊं। यही कोशिश और यही शोध में हम लोगों ने जितने भी बन पाए उतने सब तरीके के हम लोग, और ये हमारी कृपा है यहाँ पे कोकण की, कि जिस तरीके से हमने गो कृपा अमृत का जो हमने खाद बनाया, उस हिसाब से उसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमारी जो मिट्टी है, जो माता है, वो ढल जाती है। अच्छा। और उस वक्त पे उस हिसाब से उसने हमें उतना, मैं तो कहूंगा कि हमारे लिए तो बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस था कि उसने उतना हमें, जैसा हमारे मन को, क्योंकि हमारा पहले प्रयास ये था कि खुद का पेट कैसे भरना है, उसी उद्देश्य से आए थे कि ना किसी कोई भी तरीके का जिसमें जहाँ पे जहर भरा हो या फिर कोई टॉक्सिक चीज यूज की, वो चीज मार्केट से सीधा ना डिपेंडेबिलिटी रह के अपनी सेल्फ डिपेंडेंस को बढ़ा के अपना जो सेल्फ सस्टेनेंस की एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश थी। तो इसमें हमें जितना उगने, हमारा जितना लगे उतना उगाते उगाते पता चला कि वो खुद ही हमें हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा देने लग गया। तो तब हमने उसे, या फिर वो सब्जियां हो या तो कोई फल उगाए हो, तो जो बचा हुआ था उसको हमें एक्चुअल में वैल्यू मिलने लग गई जी। और उसकी आर्थिक जो ये थी आने की जो इनकम थी, उसको रियलाइज करने के बाद पता चला कि हाँ, अगर मैं इसको और अच्छे तरह से करूँ और उसका स्केल बढ़ाऊं, तो मैं इसे बिना किसी और इनपुट से उसको बढ़ा सकूं और अच्छे से उसका प्रोडक्शन दे पाऊं। गोपाल सुटेजा सर का जो वीडियो हम देखते थे, उससे हमें काफी बेनिफिट शुरुआत में जैसे गाइडलाइन मिली। अच्छा। तो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम लोगों ने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट किया। अच्छा। जो भी हमें खेती करना था या जो भी गौ कृपा अमृत से लेकर जो बेनिफिट उठाना था, वो सारी चीजें हम लोगों ने, उनकी वजह से हमें 10-20 साल पहले जिस तरीके की खेती हुआ करती थी, उस वक्त जो पुराने लोग थे, अभी तो ज्यादातर पुराने लोग है ही नहीं हमारे, हमें उतनी एक्सेस नहीं है उन वैसे लोगों से, लेकिन जो उस वक्त जब भी खाद, सिंथेटिक खाद अवेलेबल नहीं हुआ करता था, उस वक्त क्या खेती हुआ करती थी उसके बारे में जो जानकारी थी वो अधूरी थी। तो उस लिंक को, वो जो बीच में की लिंक थी, वहां उसे कहाँ जोड़ने में हमें गोकृपा अमृत की मदद मिली। तो उनको हम लोगों ने आराम से उन जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उसमें ही एसिमुलेट करके लिया। अच्छा। और फिर हमारा थोड़ा बहुत शोध लगाते लगाते कैसे कल्चर को हमारे जमीन में हम जिंदा रख पाए, क्योंकि यहाँ की जो उष्णता होती है, जहाँ की जो धूप पड़ती है, वो भी अनफॉरगिविंग होती है। भले सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों ना हो, पर वो पूरी तरह से पूरे जो जमीन को स्टेरलाइज करने में काम आ जाती है। तो उस सिचुएशंस में क्या करे, तो इन चीजों का अभ्यास करते करते हमें कहीं तो भी चारकोल के बारे में, बायोचार के बारे में भी पता चला, उसकी भी हम लोगों ने अच्छे से मदद ली। उसमें तो एक एडिशनल बेनिफिट ये हो गया कि गौ कृपा अमृत के कल्चर को ही हम लोगों ने उसमें एसिमुलेट किया और उसको मिला के हम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन किया। तो ये पता चला कि जो स्केड्यूल हमें हर 15 दिन में फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, वो उसका एक्सटेंशन हो गया कहीं जाके उसको, क्योंकि कल्चर अच्छे से प्रिजर्व हो रहा था जमीन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके का उसमें सरफेस एरिया और कार्बन है बायोचार में, तो बैक्टीरिया को एक अलग से ही घर मिल जाता है। ये बिल्कुल सही बात है जी। तो उतने ज्यादा देर तक वो जमीन में रहा और उस वजह से उसका जो ड्यूरेशन था, जो उसका स्प्रेइंग का ड्यूरेशन हो या फिर उसको पानी में लगाने का ड्यूरेशन हो, वहां पे हमें थोड़ा ब्रेक मिल गया। अच्छा। और एडिशनली वो जमीन में अच्छे से फल फूलता रहा। अच्छा। तो ये जहां से जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने अपने कामों में यूटिलाइज करके, एसिमुलेट करके किया। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जमीन का कल्चर, जहाँ पे जमीन में जीवाणु होने चाहिए, वो हमें एक तरीके से एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गौ कृपा अमृत में मिलने लग गए। अच्छा। तो जो ऑलरेडी है, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो नए अनवांटेड चीजों को खत्म करे या फिर उसमें कोई स्टेरिलाइजेशन का एक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑलरेडी जो मेरे जमीन के अंदर का जो कल्चर है, वही उसके साथ में रह के दोनों मिलजुल के हमें उसका फायदा दिखने लग गया। अच्छा। खास करके सब्जियों में, और जो भी हम लोगों ने क्रॉपिंग्स किए, उसमें हमारा बेसिक फोकस ये था कि हमें ऐसा कुछ चीज चाहिए जो हमें साल भर टिके। तो उसी की तलाश में हम लोगों ने अपनी जो लोकल रागी है, जिसे नाचनी कहा जाता है, उसके ऊपर काम किया, वरी के ऊपर काम किया, जो यहाँ पे उगती है, जो आज की डेट में तो पूरी तरह से दुर्लक्षित हुई है। मतलब उसके पास किसी तरीके का ध्यान नहीं है, ज्यादातर लोगों को तरह से दुर्लक्षित हुई है। मतलब उसके पास किसी तरीके का ध्यान नहीं है, ज्यादातर लोगों को उसे या तो चावल की खेती की जाती है, या तो कोंकण में तो बेसिकली चावल इज अ प्राइमरी क्रॉप, उसके अलावा किसी चीज के ऊपर इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब उसे हम लोगों ने ग्रो किया और देखा कि उसका कितना कंपेटिटिवली अच्छा यील्ड निकलता है, तो एक टाइम का हमें 2-2 साल तक चलने वाला क्रॉप मिला, जाके हमारा मार्केट डिपेंडेंस पूरा 0 हो गया। तो बाहर से खरीदने की चीजें, तो कहीं तो भी जाके इसने हमें एक ऐसे सस्टेनेबल मॉडल पे रख दिया कि पहले खुद का पेट अच्छे से भरने मिल रहा है ना, तो उसके बाद जो है हम दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। और आज जिस तरीके से ये चीजें जो डेवलप हो रही है, जिस तरीके से हम देख रहे कि साल भर में 1.5 साल के इसमें ही फ्रूटिंग्स हो रही है और ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हमें इसमें बहुत अच्छी आशा है कि ये और आगे अच्छे से दे सकता है। ये बिल्कुल किसान मित्रों, जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने शुरुआत
अलग अलग कृषि पद्धति से की, और फिर बहुत हद तक यहाँ पर कोकण में और बाकी भारत में भी आजकल लेबर का बहुत बड़ा इश्यू है। तो बड़े पैमाने पे कृषि कर नहीं पाते, तो फिर उनको गौकृपा अमृतम की जानकारी मिली, उन्होंने गौकृपा अमृतम का कल्चर प्राप्त किया और प्रयोग शुरू किया। तो बहुत अच्छे तरह से इन्होंने प्रयोग किया है अलग अलग फसलों में। तो आज हम वो फसलें भी देखेंगे। तो आप विस्तार में ये खाली बताइए कि कितने पाकों में अलग अलग आपने अभी तक ये प्रयोग किया। वैसे तो अभी हम सबको दिखाएंगे जितने अपने पास अभी फिलहाल है, और उनके बारे में आपका इल्ड पोटेंशियल में क्या आपका अनुभव रहा, वो जतन करिए सबको। सर एक्चुअली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे किसी ऑफिशियल तरीके का मेजरमेंट लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना अपना एफर्ट डाल के उसे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। लेकिन कुछ क्रॉप्स है जिनके बारे में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी जब नाचनी का नाम लिया तो उसमें हमें करीबन 495 kg, लगभग 5 क्विंटल के आसपास, और वो भी अराउंड पूरा एकड़ एरिया भी नहीं, अराउंड 32 गुंटा जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है, 33 का एरिया है। तो एक एकड़ के लिए करीबन 7 गुंटा कम जमीन पे भी हम लोगों ने अराउंड 5 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन, और फाइनल प्रोडक्शन जो प्रोसेस होने के बाद जो एडिबल दाना है उसका, जैसे कि उसके छिलके के साथ उसका मेजर नहीं किया है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन निकलने के बाद उसका प्रोसेसिंग के बाद जो कंजम्पशन के लिए रेडी जो दाना बनता है उसका करीबन 5 क्विंटल के पास हमें प्रोडक्शन मिला। तो अंदाजन जब रासायनिक पद्धति से हम करते हैं और अलग अलग जो भी रिकमेंडेड डोसेज है खाद देने के, वो देने के बाद किसान को एक एकड़ में लगभग कितना उत्पादन आ जाता है? उसका एवरेज जब हम लोगों ने जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे लोगों का, उनका हमने जो क्रॉप का देखा, तो एक एकड़ का उसका आज की स्थिति में करीबन 200 से लेके 400 किलो के अंदर ही उसका आ रहा है। 200 से 400 के बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो एवरेज है ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन जिस तरीके की जमीन की हाँ, और एक किस्सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बारिश का जो ड्यूरेशन है वो आजकल स्टडी नहीं है। कभी कभी बारिश के सीजन में बीच में 20 दिन के लिए बारिश कंप्लीटली बंद हो जाता है। ऐसी धूप गिरेगी जैसे गर्मी के दिन फिर से शुरू हुए, ऐसी हालत हो जाती है। तो उस दौरान खास करके जहाँ पे ये जो यूरिया वगैरह ऐसे जो कन्वेंशनल खाद गिरे हैं उनका अगर यूज किया जाए तो ज्यादातर खेती पीली पड़ जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि 20 दिन बिना कोई आर्टिफिशियल इरिगेशन दे हुए ना, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट क्रॉप लेते हैं हम लोग, जो लेते हैं एट द एंड ऑफ मानसून जिसको लेना शुरू करते हैं। लेकिन अगर बीच में बारिश चली जाती है तो ये क्रॉप फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, संभावना होती है। क्योंकि जब मैंने प्लॉट किया था तो मेरे बाजू में लगे हुए प्लॉट्स है वो, उसके बारे में उनकी प्रोडक्शन कंप्लीटली गिर गई और ज्यादातर क्रॉप उसमें से पीले पड़ गए और उसमें से प्रोडक्शन नहीं मिला, ज्यादातर वो यही हो गए। लेकिन जहाँ पे मेरी खड़ी थी वहां पे उसको इतना 20 दिन का जो बीच में गैप मिला उससे कोई भी शॉक नहीं लगा। अच्छा। उसकी हरियाली मेंटेन रही और उसकी जो फ्लावरिंग हुई और उसकी जो निकलने का जो फाइनली जो दाना मिला उसका भी कलर और उसका साइज ऑन एन एवरेज जो अपने नॉर्मल इससे मिलता है उससे ज्यादा बड़ा ही दाना निकला। अच्छा। और ज्यादा दिन तक टिका हो। किसान मित्रों देखिए, हर पाक के अंदर दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक बायोटिक स्ट्रेस जो कि कोई भी रोग या कीट जो होता है वो उसको जन्म देता है, और दूसरा होता है अबायोटिक स्ट्रेस जो इन्होंने जैसा कहा कि वर्षा एक जैसे नहीं होती, कभी बहुत हो जाती है, कभी कभी अभी वातावरण तो बहुत बदल रहा है फिलहाल, तो 10-20 दिनों का गैप पड़ रहा है। और कोकण की मिट्टी ऐसी है कि लगभग अभी सुबह 9 बजे आप पानी देंगे और दोपहर को 12 बजे देखेंगे तो आपको लगेगा जमीन सूखी है, पानी दिया ही नहीं आपने, तो बहुत जल्दी पानी उतार देती है जमीन। तो 15 से 20 दिन के अंतराल में तो जमीन को बहुत ये पाक जो भी होता है जमीन में उसको तो बहुत पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन पानी ना रहते हुए भी क्या होता है कि बाकी फसलों में या बाकी किसानों के यहाँ पर जो रासायनिक पद्धति से करते हैं वहाँ पर स्ट्रेस में जाता है पेड़, फिर पीला पड़ जाता है, फिर उसको वापस पानी और खाद देने के 15 से 20 दिनों बाद वो फिर से हरा होके फिर अगला उसका ग्रोथ होता है। यहाँ पर इनका अनुभव क्या था, गौकृपा अमृतम इन्होंने नीचे दिया, कंपोस्ट करके पहले गोबर डाला, नीचे ड्रेंचिंग किया, स्प्रेइंग लिया, तो क्या फर्क पड़ा कि 15 से 20 दिनों का जो अंतराल था उसके अंदर भी पूरे अच्छे तरीके से वो टिका रहा। और उसके बाद जब बारिश आई तो वो गिरा नहीं, टिका रहा, और उसके बाद जब बारिश आई तो वो गिरा नहीं। तो ये अपने आप में जो मजबूती आती है तो ये कब आती है, जब संपूर्ण आहार हम पेड़ों को देते हैं। संपूर्ण आहार का तत्व क्या है, तो गोबर सबसे अच्छा तत्व है। तो जब हम गोबर सुपाच्य स्वरूप में मिट्टी में देते हैं, जैसे हम कंपोस्ट करने का प्रोटोकॉल है अपना दूसरा चरण, तो वो जब अपना कंपोस्ट करवा के अपन देते हैं तो वो देने के बाद पौधा ठीक से वो खींच लेता है, और खींचने के बाद फिर उसकी जो बढ़त होती है वो अलग लेवल पे होती है। तो खाली एनपीके और ये बाकी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके हम जो पाक पकाते हैं, और गोबर के अंदर हम देखे लगभग तो 1200 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स है। तो इतना अलग अलग खाना खा के जब कोई भी पौधा पकता है तो वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट तो अलग ही होती है। इसके साथ साथ और कौन से आपने अलग अलग फसल लिए थे?
करीबन मैंने हर टाइम मैंने छोटे छोटे प्लॉट्स तैयार जी। किए, करीबन 20 बाय 20, 40 बाय 40 के प्लॉट्स तैयार जी। किए। और शुरुआत हम लोगों ने हमारे चारे के लिए, जो गौ माता के लिए चारे के लिए जो हम लोगों ने लगाए थे, जैसे हम लोगों ने मेज लिया, अच्छा। तो कॉर्न में और मेज में भी अच्छा उसमें हम लोगों ने यील्ड देखा। ज्यादातर मेज के ऊपर, जैसे क्योंकि रिसोर्सेज ना होने कारण कभी कभी देरी हो जाती थी लगाने के लिए, पर फिर भी गर्मी पास आने के बावजूद भी उसमें जो हीट स्ट्रेस था वो ना के बराबर था। अच्छा, बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ सीजन हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन लिया, तो उसमें भी हम लोगों ने जो अराउंड 20 बाय 40 के प्लॉट्स में भी किए थे, तो उसमें भी करीबन हम लोगों ने 200 किलो 250 किलो के आसपास उसमें से ये निकाला है, अच्छा, मेज निकाला है। मेज निकाल लिया आपने। हाँ, और वो ज्यादातर हम लोगों ने चारे के लिए और उसके लिए यूज किया था। और बाकी का जो उसका ग्रीन जो था स्टेम थी, उसको हम लोगों ने मतलब ये करके साइलेज बना के उसको चाफ कटिंग से करके उसको खिलाने के लिए यूज किया अच्छा, अपने आहार के तौर पे था। ये हमारा सबसे पहला क्रॉप था एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। अच्छा। और उसी दौरान, उसी सीजन के पहले शुरुआत में, उसी सीजन में हम लोगों ने, बारिश के शुरुआत में हम लोगों ने जो लीफी वेजिटेबल्स है उसकी लिए, तो थोड़ा उसमें डिफिकल्टी आई, क्योंकि हमें तभी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बारिश में फ्लावरिंग के स्टेजेस में डिफरेंस आता है, जी, क्योंकि जोर से वर्षा होने के कारण वो बराबर ये नहीं होता। बराबर। पर उसी को हम लोगों ने नेक्स्ट सीजन जब हम लोगों ने ट्राई किया, तो हमारे पास करीबन 1.5 फुट के लंबे आसपास हम लोगों ने मूली लिए थे उसमें। अच्छा, अरे वाह। और वो भी ऐसे कि देवर लिटरली लाइक, उनमें कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि फाइब्रस हो गया है। हाँ हाँ, वो इस तरीके से इतना सॉफ्ट और इतना उसका जो जूसी था वो। यस, जूसी था और मिठास थी taste उसमें। में भी स्वीट था। अच्छा, मैंने ये हम लोगों ने इतने साल के सिटी के लाइफ में कभी मीठा मूली Experience खाया नहीं नहीं किया। था। अच्छा, हाँ हाँ, मूली की हमेशा एक, बोलते ना, एक तीखापन आता है उसमें जी, हमेशा। मैंने अभी तक जितने भी मूली खाया, पता नहीं हमारा लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा शायद, पर जितने भी मूली हम लोगों ने खाए, तो उसमें एक तरीके की तीखापन जरूर आता था। लेकिन ये पहला मूली ऐसा हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी एवरेज उसकी 1 से 1.5 फुट की हम लोग की साइज बनी, और फाइब्रस भी ना होते हुए वो बहुत ही मीठा उसमें टेस्ट था। अच्छा, ऐसा कई, अगर आग बंद करके आप खाओगे तो आपको शायद ये मिस्टेकन हो जाओगे कि वो गाजर ही खा रहे हो आप, इस तरीके की उसकी ये थी। अरे वाह। और ये जितने भी वेजिटेबल्स, मूली तो एक हो गया, उसमें हम लोगों ने पालक लिया, उसमें हमारे यहाँ जो लोकली पोकड़ा करके नाम की जो सब्जी आती है वो बनाई, माठ जो एमरंथ होता है, रेड एमरंथ ग्रीन कलर का, वो लिया। और भिंडी लिया। भेंडी वॉज लाइक आउटशाइनिंग। भेंडी ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा, भेंडी, गवार जो आती है अपनी, वो गवार ली हम लोगों ने। और ज्यादातर जो भी सब्जियां हम लोगों ने ली, उनमें जब जब उन्हें पकाया जा रहा था, तो जिस तरीके से अभी तक का एक्सपीरियंस था, ज्यादातर हमें एडिशनली ऊपर से पानी डालना पड़ता है। जब हम लोग उसको स्टीम करते हैं, अगर सब्जी पकती है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा तो पानी का एडिशनल करना पड़ता था। लेकिन इन सब्जियों को पकाते समय उनमें से नो पानी, एक बूंद भी एडिशनल बाहर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो पकते वक्त उनका जो सुगंध आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी जिंदगी में सच में कोई सब्जी खाई होगी इसके पहले। तो ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी आज जो भी किया, भले उसकी, अगर हमारा कहीं पे हम कम पड़ गए, यहाँ पे उसका क्वांटिटी भले हम लोगों ने कम ली होगी, पर उसकी जो क्वालिटी जब भी मिली है वो आउटस्टैंडिंग मिली है। अच्छा, एक फल भी अगर हम लोगों ने उससे उगाया होगा, तो उसके जैसी किसी भी तरीके की, किसी भी फल की उसकी टेस्ट ना होगी। ये हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस आया है कि अगर गौ कृपा अमृत का हम प्रॉपर और सही ढंग से इस्तेमाल करो, तो आपको क्वांटिटी भी उतना ही मिलेगा और क्वालिटी भी वैसे फायदे से मिलेगा। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि जनरली हम क्या कहते हैं, जैविक कृषि में उत्पादन बहुत कम आता है, तो किसान डरता है उत्पादन कम आने से। इनका अनुभव ऐसा है कि गौ कृपा अमृत हम शुरुआत में ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको क्वांटिटी तो ज्यादा ही आता है, लेकिन क्वालिटी तो बहुत ज्यादा आता है शुरुआत में, क्योंकि जैविक है, लेकिन क्वांटिटी भी उतना ही पकड़ के रखता है। तो रासायनिक से कम नहीं, उल्टा कभी कभी तो सरप्लस आता है अगर आप गोबर अच्छा डालेंगे तो मित्रों, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 2-3 अलग अलग सब्जी का भी वर्णन किया था। इन्होंने काजू के अंदर बहुत अच्छा परिणाम लिया है, फिर तरबूज के अंदर अच्छा परिणाम लिया है, मिर्च में परिणाम लिया है, बहुत सारे ये लीफी वेजिटेबल्स है इसके अंदर परिणाम लिया है, आम में उनका अच्छा है। तो आइए अभी हम चलेंगे, इनका जो पालक का प्लॉट है वो देखेंगे, उसके बाद और अलग अलग जो अभी जितने भी अपने पास इस सीजन में उपलब्ध पाके आइए वो हम देखेंगे। किसान मित्रों, देखिए जैसे मैंने कहा था, ये अभी हम पालक के प्लॉट पे अलग अलग ब्लॉक्स में इन्होंने पालक लगाया था, कई का हार्वेस्ट हो गया, अभी आका होने वाला है। तो आइए हम इनका पालक का क्या अनुभव रहा गौ आधारित कृषि पे, जो गौ कृपा पे लिया है, वो जानेंगे। नमस्कार। ये जो पालक हम लोगों ने लगाया हुआ था, ये करीबन 24 डेज ओल्ड है। अच्छा, 24 दिन पुराना है। लेकिन इसके ऊपर भी हम लोगों ने गौ कृपा अमृत के अलावा किसी भी चीज का हम लोग ने यूसेज नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको, हमें अगर
करीब अगर आप दिखा पाओगे तो इसके अंदर ज्यादातर हमें मित्र कीट दिखेंगे। अच्छा, और उस मित्र कीट की वजह से हमें फिर से अलग से कोई अलग तरीके की इवन गो कृपा अमृत की भी स्प्रेइंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पालक एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके की लीफी वेजिटेबल है, क्योंकि उसकी टेंडर लीव्स होने के कारण अगर आप देखेंगे भी तो अगर एक लीफ का अगर आप साइज देखेंगे ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे ये लीफ बहुत क्लस्टर क्लोज में लगा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही इसके अंदर थे, जल्दी में थे। तो ये जो साइज है ऑन एन एवरेज ये क्लस्टर में इतनी होती है हमारे यहाँ पे। और ये अभी अगर आप लीफ देखोगे तो इट इज अ वेरी टेंडर लीफ, यू कैन लिटरली हैव अ बाइट ऑफ इट। इतनी फ्रेश लीफ आपको मिलेगी। अच्छा, तो हम देखिए मित्रों कि जब जैविक कृषि करते ना तो बिना धोए बिना सुखाए कुछ भी सीधा आप यहाँ से तोड़ सकते हैं और तोड़ के सीधा अपन खा सकते हैं उसको। तो ये गौ आधारित कृषि का महत्व है। हम क्या करते हैं आजकल, जो किसान अपने खेत में सब्जी उगाता है वो अपने खेत की सब्जी घर पे नहीं लेके जाता पकाने। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है हम क्या डाल रहे हैं खेत में। उसी तौर पे इनको भी मालूम है कि क्या छिड़क रहे, और सभी के सामने हमने पत्ता तोड़ा और खा के दिखाया। अगर आपके सामने हम लोग यहाँ पे उठा के खा सकते तो हमें पता है कि हम क्या लगा रहे। जी बिल्कुल, आपके सामने ही लगी हुई सब्जी हम लोगों ने उठा के बिना किसी तरीके के धोए बिना अगर हम उसको कॉन्फिडेंटली खा सकते हैं तो हमें पता है कि ये खाने योग्य चीज पकाई हुई है। काफी जूसी था। अभी मैंने जो आपने पत्ता दिया काफी उसका स्वाद भी अच्छा था। और पालक तो जनरली हम सब्जी में खाते हैं, कच्चा तो मैंने दूसरे बार खाया, लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। जी मित्रों, और एक देखिए कि इसके अंदर इरिगेशन देने के बाद नीचे के जो कीट होते हैं वो ऊपर आके बैठते हैं। इसके ऊपर कहीं भी कीट कोई दिख नहीं रहा अपन को। और इसके अंदर जो टर्जिडिटी अभी देखिए कितना दिन पहले लगाया अपना पालक, 24 डेज। अच्छा, लगभग 24 दिन पहले का है। तो कोकण के अंदर ये मिट्टी में इतने अच्छे परिणाम पालक के अंदर है। पालक के अंदर सकिंग पेस्ट का बड़ा अटैक होता है, पत्ते फट जाते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी पत्ता आप निकालिए एकदम स्वच्छ है। तो ये क्या जताता है हमको कि कोई भी ज्यादा खर्चा किए बगैर भी हम कम खर्चे में अच्छा उसका उपयोग करके भी पैसा बचा सकते हैं और अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। अभी हम देखिए इनके जो पत्ता गोभी के प्लॉट पे है अभी हमें, तो पत्ता गोभी में क्या अनुभव रहा आपका अनुप जी? पत्ता गोभी में भी जिस तरीके से हम लोगों ने एज ए एक्सपेरिमेंट प्रयोग ही करने के लिए लगाया, थोड़ा बहुत हमारे लिए इस्तेमाल के लिए जितना हो सकेगा उतना। 100 के आसपास हम लोगों ने उसके सैपलिंग छोटे तैयार किए हुए थे। लेकिन इनको भी लगाने के लिए हम लोगों ने स्टेप्स में लिया। ऑन एन एवरेज अभी ये 25 डेज ओल्ड है, 24 सिमिलर पालक के साथ लगा हुआ एक है, और उसमें से दूसरे जैसे 15 दिन एक हफ्ते का गैप लेके एक थोड़ा आगे पीछे लगा, क्योंकि एक ही बार में सबका प्रोडक्शन ना निकले, इसलिए हम लोगों ने 15-15 दिन का बीच में गैप लेके लगाया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो फूल वर्गीय होने के बावजूद भी इसके ऊपर ज्यादातर कोई अलग ही तरीके के पेस्ट आपको नहीं दिखते जी। और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मधुमक्खियां इस पे अभी उनको क्या मिल रहा है ना, मुझे तो हमें इसमें अभी क्लियरली कोई पोलन वगैरह तो दिखता नहीं है, या फिर इनमें कोई पराग हो ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भी मधुमक्खियां बैठती हैं। अच्छा, और ज्यादातर फ्रेंडली जो हमारे कीटक जो है वो दिख रहे हैं। उनके होने की वजह से ज्यादातर जो भी चीजें, जो निगेटिव चीजें है, जो अनवांटेड चीजें है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने हमने हमारे हिसाब से हमने सोचा कि हमारे दोस्तों के लिए हम लोगों ने घर बना के रख दिया है, तो दुश्मनों को क्यों जगह दे। तो इस तरीके से दोस्त हमारे रह रहे, तो उसकी वजह से हमारी जो अनवांटेड चीजें है वो दूर रह रही है। मित्रों देखिए क्या इनका अच्छा भाव है कि खाली हम इंसान इतने खुदगर्ज है आजकल की, 2 पैसा हमको कैसा मिले हम बस इसी के दौड़ में है। लेकिन हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये धारणा पे हम चलने वाले लोग हैं कि पूरा कुदरती हमारा परिवार है। तो ये जो भी मित्र कीट है, शत्रु कीट है, जो भी हो, ये सभी एक परिवार के हिस्सा है। शत्रु कीट बढ़े ना, इसके लिए अगर हम मित्र कीटों का अगर हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ता है, अगर बड़े प्रमाण पे वो यहाँ पर ही बढ़ना शुरू होते तो हमें और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात कि ये जो कैबेज है जिसको पत्ता गोभी हम कहते हैं, इतना हेवी पेस्टिसाइड और केमिकल डलता है इसके अंदर बहुत ज्यादा। अगर आप रेसिड्यू टेस्टिंग करेंगे तो इतने गंदे रेसिड्यू उसके अंदर होते हैं कि हम खा नहीं पाएंगे। ये इन्होंने लगाया है अभी छोटे अवस्था में। छोटे अवस्था में कोई भी पाक बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो उसके अंदर कोई भी कड़कपन नहीं होता, नरम होते हैं वो। और नरमपन में जब लग्जरी फेज में या ग्रोइंग फेज में पौधा होता है तो बहुत जल्दी कीड़ आके उसके अंदर उसका प्रादुर्भाव बढ़ा देते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे प्रमाण पर इन्होंने कहा 100 के लगभग इन्होंने लगाया है। अभी किसी के अंदर भी कोई कीड़ दिख नहीं रहे, कोई डिसीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, एकदम स्वच्छ है। तो ये क्या दिखाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि गोबर संपूर्ण आहार है, तो ये गोबर का परिणाम है। अभी हम इनका टोमेटो देखेंगे कि टमाटर के अंदर किस तरह से इन्होंने अनुभव इनका है और क्या प्रयोग किया है। नमस्कार, ये हम लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की है टमाटो के बारे में, टमाटो के लिए कोशिश किया था, क्योंकि बाजार भाव हर वक्त बढ़ते रहता है, तो सोचा कि एक 150 पेड़ हम हमारे लिए खुद के लिए लगा ले। तो इसे भी हम लोगों ने, जो भी हमारा जो साधारण सा जो गोकृपा अमृत का प्रोटोकॉल है वो तो हम लोगों ने किया, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से ध्यान देने नहीं मिला। लेकिन ये केयर फ्री क्रॉप जैसे हम लोग बोलते कि इसे लगाओ और भूल जाओ, टमाटो के साथ हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं
कि करीबन 1 महीने के टमाटो की भी ग्रोथ ऐसी है, उसे हमें किसी भी तरीके का सपोर्ट ना दिए हुए फिर भी पेड़ों का आज से गुच्छा, ऐसा अच्छा गुच्छा तैयार हो चुका है। और ये भी सिंपली खाद और गोकृपा अमृत के ऊपर किया हुआ है। और इसमें फ्रूटिंग भी लग चुके हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रूट्स अभी लगने शुरू हो चुके हैं, 1 महीने भर के होने के बाद से यहाँ पे इनमें ये टोमेटोज लगना चालू हो चुका है। ये सिर्फ हमने घर के लिए, हमारे घर के लिए कोशिश की है इसमें, विदाउट किसी भी तरीके का अदर कुछ एडिशनल इनपुट डाले बिना अपने खुद के लिए करने के लिए कोशिश की है। नमस्कार। ये हमारा कोंकण का जो नेचुरली होने वाला क्रॉप है, पर भी इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। ज़्यादातर विद्यापीठ के तरफ से अलग अलग तरह की स्ट्रेन इसमें मिल चुकी है, अलग अलग वैरायटीज जो मिल चुकी है। पर ऑन एन एवरेज ये क्रॉप अराउंड दिसंबर के पहले कोई भी फ्रूटिंग देता नहीं। दिसंबर या जनवरी के आसपास किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग होती नहीं है। पर हमारे इस पर्टिकुलर ट्री में दिसंबर के मंथ में ही हमारी प्रॉपरली फ्रूट सेटिंग होनी चालू हो चुकी है। ऑन एन एवरेज ये कैशू के फ्रूट्स हमारे दिसंबर और जैन के बीच में ही लगना चालू हो चुके हैं। बल्कि ये अभी इसका फ्लावरिंग सीजन है, पर फिर भी यहाँ पे फ्रूट सेट होना चालू हो चुके हैं। और इसके लिए भी सिंपल प्रोविजंस हम लोग ने किए हुए हैं कि जो हम लोग गोकृपा अमृत का स्प्रे जो रेगुलरली लेते हैं वही स्प्रे, और जो नीचे हम लोग जो गोकृपा अमृत का खाद बना के देते हैं वो नीचे वो खाद, और वो भी साल में करीबन 1 या 2 बार ही किया है हम लोगों ने। और एक चीज़ एक बताने की मुझे सही ज़रूरी लग रही है कि ये जो पेड़ हम लोगों ने लगाया है वो करीबन 2.5 साल से भी कम उम्र का पेड़ है, जिसमें पहले साल से ही हमें फ्रूटिंग मिलना चालू हो चुका था। ये एवरेज फ्रूटिंग हम लोगों को दिसंबर से जनवरी के महीने में शुरू होती है और पूरी समर तक ये फ्रूटिंग चालू रहती है। नमस्कार। ये भी हमारा लोकल क्रॉप जिसे हम लोग कोकोनट के नाम से जानते हैं, नारियल है। ये भी हमारे जो भी अभी जो इंटीग्रेटेड जो भी हम लोगों ने फल लिए उसमें से एक बहुत ही बड़ा मेन पिलर क्रॉप जिसे हम कहेंगे, उसका हम लोग का प्रोडक्शन की जिसे एक्सपेक्टेशन है उसमें से एक क्रॉप है। और ये पेड़ भी करीबन सिर्फ 2.5 साल के आसपास है, और इसकी ऑन एन एवरेज ग्रोथ करीबन नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उससे 2 गुना ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ हुई हुई। अभी तक तो इसमें कोई बेरिंग नहीं होगी, पर हम लोग की अपेक्षा है कि इससे अच्छे और बेरिंग हमें मिल जाए। अभी नीचे से अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इसे करीबन 4 साल 5 साल इतना समय लग जाता है, पर ये 2.5 साल के अंदर इसने इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है। और इस क्रॉप के बारे में अगर कुछ और बताना चाहो तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन ना लेते हुए भी हमें नेचुरली प्रोडक्शन देने वाला पेड़ है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप सह्याद्री की इस तरफ जैसे कोस्टल लाइन पे अगर आप रहने वाले होगे तो यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है और यहाँ पे होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इस तरफ के जो लोग हैं, सह्याद्री की कोस्टल लाइन की तरफ रहने वाले लोग हैं, जिस क्रॉप से जो मिलने वाले जो भी गुणकारी जो तेल है जिसे हम नारियल का तेल कहा जाता है, इसका यूसेज हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं और हमारे लिए यही बेनिफिशियल है। किसी और सीड का ऑयल कंज्यूम करने से अच्छा हमारे यहाँ पे जो लोकली उग रहा है उसी क्रॉप का हम लोगों ने ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। हम हमारी तरफ से जितना भी हो सके तो इसी तरह के नारियल के पेड़ों के से मिलने वाले जो जिसे हम लोग मराठी में खोबरा कहते हैं, जो ड्राइड कोकोनट है, उनको प्रोक्योर करके उन्हें अच्छे से प्रोसेस करके उनका हम लोग ऑयल निकाल के उस ऑयल का हम हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ से हो वहाँ का ही उगाया हुआ खाना खाओ, ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। और नारियल का तेल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहाँ पे हम लोग किसी और ऑयल का कंजम्पशन करके हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें थकान जो महसूस होती है, अगर वही इंसान नारियल का तेल अगर रेगुलरली कंज्यूम करे तो उसमें उसको इंस्टेंट एनर्जी का फायदा मिलता है। और उसके बहुत सारे गुणकारी बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में जितना कहे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि उसके जो भी डिटेल्स अगर आप जितने जानोगे उतना उसमें गुणधर्म है। एक माँ के दूध के समान उसके अंदर पोषण मिलता है, उसका पोषण उस पर्टिकुलर चीजें हैं जो माँ के दूध के समान उस तेल के अंदर गुण है। और ये एक लौता ऐसा तेल है जिसे शरीर को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है उसको एसिमिलेट करने के लिए, उसे पचाने के लिए, तुरंत अपने शरीर में समा जाता है और हमें उसके गुण मिलने चालू हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा यही प्रोत्साहन रहेगा लोगों को कि ज्यादातर अपने जो लोकली एरिया में जो कोकण का जो पट्टी है उसमें हम नारियल का तेल का ही सेवन करें। नमस्ते। ये और एक हमारे यहाँ का लोकल क्रॉप जिसे कहा जाए तेज पत्ता, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि इसको मसाले के जो हमारे प्रिपरेशन है, इंडियन प्रिपरेशन है, उसमें मसालों में इसका इस्तेमाल होता है। पर ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल ना होते हुए भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि इनके पत्तों का हम लोग तेज पत्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने सुना होगा दालचीनी, तो दालचीनी भी इसके ही निकाले हुए, इसके जो मेन स्टेम के जो ऊपर का सैप है, जो ऊपर का कवर है, सैप है, उसके जो छिलके हैं उनसे दालचीनी का प्रोडक्शन मिलता है। और
ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें और एक एडिशनल फूल मिल रहा है जो कि इसको बहुत वक्त लगता है इसकी फ्लावरिंग होने के लिए, पर ये करीबन 2 साल के पेड़ में इसकी फ्लावरिंग होकर इसके ऊपर ये फ्रूट सेट हो रहे हैं। इनको हम लोग नाग केशर के तौर पे इसको प्रोसेस किया जाता है। ये भी बहुत रेयर एक मसाला का एक कंपोनेंट है, बहुत रेयरली मिलता है मार्केट में, पर ये भी इसके ऊपर उगाता है। ये 3 से 4 अलग अलग तरीके के मसाले हमें एक पेड़ से मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ये फ्लावरिंग होने के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, पर ये पेड़ फिलहाल सिर्फ 2 साल की आयु का पेड़ है और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ चुकी है, जो कि कॉमनली इतना इजीली नहीं आता। और ये सब अपने जो भी ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो हम लोग गोकृपा अमृत का यूज़ करके कर रहे हैं, उसी से मिला हुआ ये जो भी फ्रूट है अभी इससे मिला हुआ। ये हमारा घर के लिए बनाया हुआ हम लोगों ने जो तैयार किया हुआ है, ये जिसे हम लोग कोथिमीर बोलते हैं, कोथिमीर का थोड़ा सा हम लोगों ने घर के रिक्वायरमेंट के लिए किया हुआ है। और ये एमरंथ है, रेड एमरंथ का। ये तो एक्चुअली ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो चुका है, पर अगर आप देखोगे कि जिस तरीके की इनकी ग्रोथ है, इनकी जो पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है और उनकी जिस तरीके से हाइट इन्होंने गेन किया, सीड्स के लिए भी आने के बावजूद भी इनके अंदर को जो करारापन है वो अभी भी मौजूद है। अगर आप इसकी अभी भी सब्जी खाएंगे तो इसमें आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे। ये इसकी एक स्पेशलिटी है और जूसी रहेगा, सबसे बड़ी बात तो। और ये भी प्लॉट हमारा एमरंथ का ही था, अभी जस्ट हार्वेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, इसी कल पूरी हार्वेस्टिंग कर लिए और घर के लिए सोच के लगाया था। लेकिन इसमें भी हम लोगों ने रिटर्न्स पाए, क्योंकि जितना प्रोडक्शन निकला उसमें से आधे से ज्यादा तो हम लोगों ने बाहर ही उसको हम लोग ये सेल कर पाए, दे पाए। तो घर की जरूरत पूरी होके ही अलग एडिशनल हमें उसने आउटपुट दिया। और ये भी क्लस्टर हम लोगों ने ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक माइंड में सेट करके नहीं, लेकिन ये थोड़ा क्लोज ज्यादा करीब होने के बावजूद भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने। कोथिमीर के बारे में भी अगर देखोगे, कोरिएंडर के बारे में भी, तो उसका भी सिमिलर रिजल्ट है। उसके भी हम लोगों ने अराउंड 2 कटिंग्स ऑलरेडी ले चुके हैं और ये मल्टी कटिंग वाला कोथिमीर है, लेकिन ये आ रहा है। गोकृपा अमृत का अगर आप सही से इस्तेमाल करो और टाइम टू टाइम करो तो आपको रिजल्ट और प्रोडक्शन दोनों में ही बेनिफिट है। ये हमारा और एक लोकल क्रॉप है जिसे सब लोगों को पता होगा, रत्नागिरी के एरिया के लिए बहुत ही फेमस है। दिस इज मैंगो, अल्फांसो मैंगो। इसके भी हम लोगों ने 2-3 तरीके के अलग अलग वैरायटीज, मैंगोज में बहुत अलग अलग वैरायटीज है, लेकिन ये भी क्रॉप हमारा करीबन 2 साल के आसपास ही हुआ है। पर इसमें अच्छी तरह से अभी से ही फ्लावरिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है और सेटिंग भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे फलों की उसके अंदर सेटिंग शुरू हो चुकी है। अभी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं जो आम की खेती करने वाले, क्योंकि इसके आम के ऊपर के ज़्यादातर सकिंग पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी करते हैं। लेकिन जैसे हमारा एक जो ऐसा हम लोगों ने वैल्यूज़ फॉलो किए कि कोई अलग तरीके की, किसी की तरीके की कोई रासायनिक और या जानलेवा तरीके की कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम लोगों ने प्रॉपरली गोकृपा अमृत का इस्तेमाल किया इसका, तो वो सकिंग पेस्ट यहाँ पे ठहरते नहीं है, तो उसके ऊपर का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत कम हो जाता है। और ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि पेड़ की ग्रोथ के हिसाब से उसकी फ्रूटिंग लेनी नहीं चाहिए। ज़्यादातर हम लोग 2 साल में उसकी नहीं लेते, पर गए साल की एक बार छटाई करने के बाद ये साल जिस तरीके की उसकी ग्रोथ है तो उसने फ्लावरिंग दिखाई है, तो हम लोग ने इसको सोचा कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। नमस्कार। अभी अगर इसके इस क्रॉप के लिए अगर हम हमें बताना चाहिए तो ये हमारे बचपन की याद वाला क्रॉप है, जहाँ पे बचपन में हम लोग स्कूल्स के दौरान हम लोगों ने ये सब फल खाए हुए हैं, जब कहीं नॉर्मली मिलते नहीं है। इसे स्टार फ्रूट कहा जाता है। और इसके जितने भी हम लोगों ने अभी तक लिए सब गोकृपा से ही, हमारी जो गोमाता है उसकी कृपा और गोकृपा अमृत से लिए हुए। ये साल भर का पेड़ है, इसकी अभी तक पूरी तरह से ग्रोथ भी नहीं हुई है, लेकिन इसमें अभी जिस कदर फ्रूटिंग इसने दी है हमें कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जो हमारी अपेक्षा थी उससे ज्यादा इसने हमें फल खिलाए। अभी भी इसके ऊपर आप देखेंगे तो क्रॉप बेयर है, इसके अंदर काफी सारे लगे हैं, काफी सारे इसके अंदर स्टार फ्रूट लगे हुए हैं बॉटम में। अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो साइज है मार्केट में आने वाली साइज, उस साइज के करीबन उसका फ्रूट दिख रहा है। ये सिंपली हम लोगों ने जो बाकी इसके लिए कोई अलग से कोई मेहनत नहीं की है, जो ऑन एन एवरेज हम लोग काम करें। इसके तो हमें इसके ऊपर फॉलिएज स्प्रे भी नहीं लिया है, सिर्फ नीचे जो उसको जो नीचे से मिला उसने हम जो कबूल जो मांग के उसको दिया, उसने जो लिया और उससे हम लोगों ने इसने फल इसमें से निकाले हुए। यहाँ पे कोई किसी भी चीज की वेस्टेज नहीं होती। यहाँ पे जो भी घास जो उगी है उसको भी हमें इसी तरह से दबा के उसके ऊपर मल्चिंग का काम करते हैं, उसी को मल्च करके उसको गर्मी के दिनों में हम लोग सिर्फ उसको ठंड प्रोवाइड करते हैं बस। और अगर आप देखेंगे तो इसको एवरेज कम से कम 3 साल तो लगते ही है, 2 से 3 साल से ज्यादा ही लग जाता है इस क्रॉप को फ्रूटिंग होने के लिए। और ये साल भर के अंदर ही इसने हमें फ्रूटिंग दिया हुआ है इसको। गोकृपा अमृत की वजह से ये हमें इसका जो रिजल्ट है हमें साल भर के अंदर ये रिजल्ट मिला है। और किसी भी तरह की पेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका खुद का ही उसका इम्यूनिटी है और उसके फल जो होते हैं इवन टेंडर होने के बावजूद भी उसकी जो गिरने की जो उसमें क्वांटिटी है वो बहुत कम हुई है। ज्यादातर फल अच्छे से फ्रूटिंग होने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए हैं। नमस्कार।
ये हम लोगों ने बनाने के साथ कोशिश की हुई है। ज़्यादातर करीबन 30 एक पेड़ लगाए थे हम लोगों ने। इसे अभी एक साल भी कम्प्लीटली पूरा नहीं हुआ है, ये गए बारिश में ही लगाए हुए पेड़ है। ज़्यादातर यहाँ पे हमें पानी की थोड़ी बहुत कमतरता होने की वजह से केले के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लीव्स ऐसे जो होते हैं, लीफ के ऊपर अलग अलग तरीके के डिजीज आते हैं और उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी एक साल भी पूरा नहीं होना है उसका, जो अराउंड 11 महीने का जो है, उसी वक्त में उसने हमें अच्छे से यहाँ पे फ्रूटिंग दी हुई है। अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पे उसने सेटिंग हो चुकी है फ्रूट्स की, केले की। और ऑन एवरेज ये जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे हम लोगों ने अच्छा ही पाया है, बिना किसी अलग इनपुट के। जो करना पड़ता है, जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उसके और कम पानी में। ज्यादातर केला ये ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी के दौरान पानी की थोड़ी कमी होने के बावजूद भी केला सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि जमीन में नमी हमेशा रहती है। नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एक स्पेसिफिक ड्रम अलग से रखते हैं जिसमें हम मदर कल्चर डेवलप करके रखते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम अच्छे से मदर कल्चर बना लेंगे तो हमें बार बार उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कहीं से कल्चर एक्वायर किया या फिर आपको किसी ने कल्चर दिया, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि वो कल्चर प्योर हो, उसमें किसी की तरह की कोई अलग से इम्प्योरिटीज ना दिखे, अच्छे से क्लियर उसमें क्लियरिटी हो उस कल्चर के अंदर। और दूसरी बात, अगर आपने कल्चर कैरी करना हो तो कोशिश जरूर ये करें कि कल्चर का जो ऊपर का ढक्कन हो, जो आपको बोतल में कल्चर मिला हो, जिस बोतल से आप कैरी कर रहे हो, उस बोतल के ऊपर एक छिद्र जरूर होना चाहिए। उसके ऊपर का अगर होल होगा तो वो कल्चर के अंदर अच्छे से हवा जाके वो कल्चर सर्वाइव कर पाएगा। और ज़्यादातर बेसिक चीज़ें जिनमें आप अपने कैरी करने के वक्त, अगर आप किसी ट्रैवलिंग करने में उसको अगर कैरी कर रहे हैं तो उसको धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से ज़रूर बचाइए। अगर उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट गिरेगी तो आपको पता है कि सनलाइट एक स्टेरलाइजिंग एजेंट के जैसा काम करती है। किसी भी सतह को आप अगर साफ करना हो तो उसको आप सुखाने के लिए सनलाइट में रखते हो, तो सिमिलर इफेक्ट उसके ऊपर भी हो जाता है। इसलिए कोशिश जरूर करें कि उसको अच्छे से सनलाइट से प्रोटेक्ट करके छांव में ही उसको कैरी करें। और कल्चर बनाते समय आप ये जरूर ध्यान में रखें कि कल्चर बनाने के लिए, अगर आपने स्पेशली अपने लिए अगर आप कल्चर बना रहे हो शुरुआत में, और अगर आप कोशिश करके एक सेग्रीगेटेड मदर कल्चर के लिए अलग से आप एक प्रॉपर ड्रम तैयार करें, वो ड्रम की आप अच्छे से साफ सफाई रखें, यूज करने के पहले उससे अच्छे से क्लीन कर ले। और बनाने के समय अगर आप उसमें उसको अगर आप घुमाने के लिए अगर आप एक स्टिक का इस्तेमाल करते हो तो कोशिश करें कि किसी लकड़ी की ना होते हैं, या तो बांस की हो, या तो फिर अगर आपके पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा पाइप का टुकड़ा पड़ा हो, जो प्लास्टिक का पाइप हो, उसको अच्छे से धो के साफ करके उसको घुमाने के लिए यूज करें। और इसको रखने के दौरान आपको ये डेफिनेटली जरूर देखना है, जैसे एक पेड़ की छांव के नीचे रखना भी पॉसिबल है, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास कल्चर सर्वाइव करके रखना है आपको, तो एक शेड में छांव में अच्छी तरह से, जहां पे ऊपर से कोई भी अंदर इम्प्यूरिटीज गिरे ना उसके अंदर, और एक शेड के नीचे अच्छे से छांव में वातानुकूलित एनवायरमेंट में वो रहे, जहाँ पे ठंडा थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो, इस जगह पे आप जरूर रखें, तो कल्चर ज्यादा दिन तक अच्छे से मेंटेन कर पाओगे आप। नमस्कार। अभी हम लोगों ने जो गोकृपा अमृत का इस्तेमाल करके कंपोस्टिंग किया हुआ जो गोबर है, यहाँ पे ट्रेडिशनली कोंकण में जिस तरीके से कंपोस्ट करके गोबर का रेडी करने का जो तरीका था, ओल्ड फैशन जो तरीका, ओल्ड फैशन बोलने से ज़्यादा ज़रूरी होना है कन्वीनियंट तरीका जो है, या तो एक डिच बना के उसके अंदर पूरा का पूरा गोबर डाला जाता है और उसे इस तरीके से कंपोस्ट किया जाता है कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हीट बढ़ने के कारण ज़्यादातर तो कंपोस्ट कभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होता है, और आधे से ज़्यादा कंपोस्ट की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि साल भर से ज़्यादा वक्त लगता है उस गोबर को कंपोस्ट होने के लिए। पर वही सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जिस तरीके से आपको जो मेथड बताया गया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने करीबन 1.5 से 2 फीट की हाइट का यहाँ पे एक पूरा ढीक तैयार करके रखा है गोबर का, जहाँ पे हम लोग ने ऐसा लगा के रखा है, लाद के रखा है। उसके अंदर हम लोग ये होल्स करके उसके अंदर गोकृपा अमृत का हम लोग ड्रेंच करते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डायरेक्टली सनलाइट में आता नहीं है, ये एक कोकोनट का जो पेड़ है उसकी छाया के नीचे इसको हम लोगों ने छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में हमने जमा करके रखा है। जब भी प्रोसेसिंग करते हैं हम उसके अंदर अगर गोकृपा अमृत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको ठंडा रखने की पूरी कोशिश की जाती है। उस वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया बन के आती है। ये जब गोबर तैयार होता है, अगर आप देखोगे तो ये गोबर जब तैयार होता है तो उसके अंदर अभी भी नेचुरली बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चर तैयार होता है और इसकी अच्छे से ईजिली पाउडर बन जाती है। इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो भी मेंटेन रहती है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि अगर आप साल भर में 2 या 3 बार अगर किसी भी तरीके का क्रॉप के ऊपर आप काम करते हो तो करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये खाद तैयार हो जाता है। और उसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड अपने को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है
वो स्टार्टिंग फेज में ही पेड़ों की पूरी करने की इसमें क्षमता है। और ऊपर से उसके और बेनिफिट्स है, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप खाद बनाते हो और अगर उसमें से कोई थोड़ा बहुत गोबर कच्चा रह गया, तो उस तरीके का गोबर अगर हम कोंकण की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे टर्माइट्स का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव देखा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टर्माइट इन्फेस्टेशन होते हैं और उसके अंदर ज़्यादातर हम लोग ने ये भी देखा है कि जो अनवांटेड जो पैथोजेनिक जो फंगसेस होते हैं, जो बुर्शिया जो पैदा होती है, उनका भी प्रमाण बढ़ जाता है अगर गोबर उसमें गलती से कच्चा चला जाए। जो पैथोजेनिक फंगस होती है वो बढ़ जाती है और उनका ज़्यादातर आप देखोगे तो उनका असर दिखाई देता है जब गोबर कच्चा चला जाए अगर ज़मीन में। तो अगर इस तरह से ये मेथड से अगर आप प्रोसेस करें, इसकी भी बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया है बनाने के लिए, पर हमें जैसे हम लोगों ने कहा कि हमें सबसे कम एफर्ट और कन्वीनियंस, क्योंकि यहाँ पे लेबर और बाकी सारे रिसोर्सेज की कमी होने के कारण जितना स्मॉल स्केल पे अगर आप अच्छे से कर पाओगे और अपना इनपुट कॉस्ट बढ़ा पाओगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि उस पूरी कैटेगरी में गौ कृपा अमृत का बहुत बड़ा योगदान आसानी से हो जाता है, क्योंकि ना ही किसी तरीके का आपको आटा मार्केट से खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आपको डिपेंडेबिलिटी होती है वो सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड़ की होती है, क्योंकि हमें वो प्रिजर्व करना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट उसके अलावा उसका वो बेनिफिट कहाँ मिल जाता है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सीज़न में अगर आप 2 या 3 बार भी अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप पे काम करें तो आप 1.5 से 2 महीने के अंदर ये खाद ज़्यादा प्रमाण में आप उसको बना के अच्छे से छावनी में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये साल भर तक तो हम लोगों ने यूटिलाइज करके देखा है कि उसकी कोई भी गुणवत्ता में कोई गुणवत्ता कम नहीं हुई उसकी। और जब भी हमने इस्तेमाल किया है तो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट, खास करके आपने देखा ही होगा जो हम लोगों ने लीफी वेजिटेबल्स जो उगाए थे उन सब में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। अगर कभी डिफ़िकल्टी हो, लेबर के भी शॉर्टेज हो, अगर उसको जितना प्रमाण करना है उससे थोड़ा कम भी इस्तेमाल हो गया तो भी वो सॉइल में रह के स्लोली रिलीज होके, अगर आप इसका पूरा ही पल्वराइज फॉर्म ना यूज़ करते हुए थोड़े अगर इसमें आप ग्रैन्यूल्स रखे, थोड़े आपके अगर ऐसे ग्रैन्यूल्स बन के रहे तो वो पानी के साथ स्लोली ब्रेक डाउन होके ज़्यादा देर तक आपके सॉइल को न्यूट्रिटिव रखने में मदद करते हैं। तो एक ही टाइम का आपका एक प्रकार का आपने उसमें डाला हुआ एफर्ट है वो आपको कम से कम एक पूरी हार्वेस्ट तक तो आराम से मिल जाता है। और पता नहीं अगर आपने थोड़ा और उसमें अभ्यास किया तो शायद उसके आगे भी उसका बेनिफिट मिले, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एक बार की यूटिलाइजेशन के बाद भी हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये थोड़े करके ब्रेकडाउन होके पानी के साथ इसका असर देखने मिला है। और जैसे कि मैंने ये ग्रैन्यूल्स के बारे में बात किया, ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल था, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर एक बार इसको हमारी भूमाता में अगर हम इस्तेमाल करें तो इसका रेसिडुअल इफेक्ट है जो कम से कम 3 से 3.5 साल तक भी टिका हुआ है। अगर उसी जगह पे आप कोई रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो करीबन 15 से 20 दिन के अंदर उनका जो भी इफेक्ट है वो कम हो जाता है, लेकिन कई बार तो उससे आगे तो चलता ही नहीं है। लेकिन गोबर का स्लो रिलीज का जो ये इफेक्ट है, जो इफेक्ट जो गोबर से मिलता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। फिर भी अगर आपको उसको कंटिन्यू रखना हो तो अगर आप इसका रेगुलरली आप इससे फीड करते रहे आपकी मिट्टी को तो उसके फ़ायदे तो आपको मिलने ही है। और ये कहीं हमें अलग से खरीद के लाना नहीं है, ये हमारे घर पे हमारी गौ माता ने दिए हुए जो गिफ्ट्स है, जो उन्होंने जो भी तोहफे दिए उनसे हम लोग ये बना रहे हैं। नमस्कार। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया होगा कि हम लोगों ने शुरुआत किया गौ माता से, तो अलग अलग ब्रीड्स हम लोगों ने ट्राई किए। जैसे हमने गिर के साथ हम लोगों ने शुरुआत की, पर हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जो एरिया की जो स्पेशल सिचुएशंस है, जैसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी और बदलता हुआ वातावरण, उसमें कौन सी गाय ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए, जिसको कोई भी स्ट्रेस ना हो। तो हम लोगों ने देखा कि गिर से हमें हमारी कोकण कपिला के पास ज़रूर आना पड़ा, और अभी हमारा वही उद्देश्य है कि हम थोड़ा करके पूरी तरह से कोकण कपिला की तरफ जाने का सोच रहे हैं। फर्क इतना ही है कि जिस कदर इसने इस वातावरण में अडेप्टेशन की हुई है कि उसको किसी भी तरीके का वेटनरी एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे नहीं होते। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बनता है किसान के लिए, अगर कोकण कपिला पे जाएंगे हमारे क्षेत्र में काम करने वाले किसान, कि आपका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वेटनरी एक्सपेंसेस का, वो ये गायों के साथ जुड़ने के बाद पूरी तरह से निकल जाता है। उसके वजह से होने वाली जो आपकी बचत है उसमें आप अपनी जो एडिशनल कॉस्ट है उसको आराम से कवर कर पाओगे। और इनका स्वभाव और इनका जो जिस तरीके की फुर्तीली जो आदतें हैं, ये अपने इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये गाय करीबन 5 घंटे जो हमारे यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली जो बारिश गिरती है, उस बारिश के कंटिन्यूस बारिश में भी जो जोर से होने वाली बारिश है, मूसलाधार बारिश है, उसमें भी एक जगह पे मुंह डाल के
चरने की और अपना पेट भरने की क्षमता रखती है। अगर किसी और ब्रीड को उसके कंपैरिजन में खड़े करे तो ना ही वो बारिश में उतने घंटे खड़े रहने के लिए और चारा चरने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। वो ज़्यादातर उसकी टेंडेंसी यही होती है कि वो उस बारिश से कैसे छाँव में चली जाए। सिमिलर तरीके के गर्मी के सीज़न में जो गीली उमस भरी धूप रहती है, उस धूप में भी ये गाय बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से अपना पेट भर के घूम के, ज़्यादातर एडिशनल कोई खरीद के चारा डालने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इवन ड्रॉट सीजन में भी, और अपना ये पेट घूम के भर के अपना पालन पोषण करने की कुछ क्षमता रखती है। जैसे आपने यहाँ की लोकेशन की जो उगने वाला जो खाना है और जो भी यहाँ पे खुद का लोकली जो बनता है, उसी खाने के ऊपर हम इसे जिस तरीके का पालन कर रहे हैं वो सिमिलर खाने पे ये अच्छे से अपना बॉडी स्ट्रक्चर और ये सब मेंटेन कर पाती है और अच्छे से उसने उसका वो हमने जो भी उसको अपनी तरफ से कोशिश करके दिया वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा हमें लग रहा है। बल्कि अगर आप हमारे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे, जैसे हमने आपको कहा था कि हमने शुरुआत की गिर से, लेकिन गिर में हमने ये डिफिकल्टी देखी कि जैसे सीजन ड्राई सीजन की और चला जाता है तो जो ड्राई फॉडर हमें हमारे पास अवेलेबल होती है और जो ग्रीन फॉडर अवेलेबल होती है उनसे उनकी पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो पाती। सेम खाने पे और सेम मेहनत पे जो हमारी ये गायें हैं उनके ऊपर हमें थोड़ा और कोशिश करनी पड़ती है, वो उस तरीके से उनको वो खाना शरीर पे लगता नहीं है। जैसे आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसी सेम खाने पे हमारी ये गायों के ऊपर थोड़ी मेहनत करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उनको खाना कम ही पड़ रहा है, उनका न्यूट्रिशन जो है उनको उनके लिए कम हो जाता है। तो ये सेम चीज़ अगर आप हमारी कोकन कपिला की जो है यहाँ की जो ब्रीड है उसके ऊपर देखेंगे तो उसकी बैक और उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर और उसकी जो रिब्स है, आप अगर देखेंगे तो विजिबली उसके अंदर हम वो कमतरता देख नहीं पाते। न्यूट्रिशनली ये गाय उसी खाने पे फिट रह पाती है और जितना खाना गिर के लिए हमें प्रोविजन करना पड़ता है उससे करीबन 1/3 खाने में ही इसका पालन पोषण हो जाता है। अगर आप उतनी थोड़ी और मेहनत ऐड कर दें जितनी हम लोग किसी और ब्रीड में कर रहे हैं, तो अगर उतनी थोड़ी सी आप एडिशनल और कॉस्ट अगर ऐड कर पाए तो आप उसी हिसाब से उसके पास से और भी आप कोई अच्छी चीज़ें जैसे दूध और जो भी वो बेनिफिट्स हैं वो और अच्छी तरीके से देने में क्षमता रखती है। दूध बढ़ाने की भी क्षमता इसमें है, 1/3 से आधे खाने में उसका दूध भी अच्छा बढ़ जाता है। जैसे मधुमक्खियों के बारे में मैंने इसके पहले बात की, उसी तरह से मधुमक्खियों के जो अलग अलग प्रजाति है उनमें से ये सबसे प्रोमिनेंट प्रजाति है जो कोंकण में पाई जाती है। इसे ट्राइगोना हनी भी बोलते हैं, ट्राइगोना बी, जिसमें स्टिंगलेस उसका नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो दंश करने का जो पीछे का भाग होता है वो इन मक्खियों में नहीं होता, इनमें दंश करने की क्षमता नहीं होती। पर बहुत ही रेयर फूलों में जिनकी साइज बहुत ही माइन्यूट साइज की फूलों में भी जाके उनका पॉलिनेशन करने की क्षमता है। बड़े से बड़े फूलों के अंदर घुस के उनकी पॉलिनेशन करने की क्षमता इनके अंदर है। जहाँ पे साधारण मधुमक्खी की साइज बड़ी होने की वजह से वो जहाँ जा नहीं पाती, वैसे वैसे छोटे छोटे फूलों के अंदर इन मक्खियों का अंदर जाके पूरी तरह से पॉलिनेशन करने की उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं। और उससे भी अच्छी चीज़ इनमें ये है कि साधारण मधुमक्खियों के जैसे छत्ते बनते हैं उस तरीके के इन मधुमक्खियों के छत्ते नहीं होते। तो इनका जो भाग के जाना या पर्टिकुलर उनके नेस्टिंग एरिया और कॉलोनी को छोड़ के जाने में इनमें टेंडेंसी नहीं होती। जैसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ, नॉर्मल मधुमक्खियाँ जहाँ पे थ्रेटन हो गई तो थ्रेटनिंग होने के बाद वो साइड छोड़ के चली जाती है, पर ये मधुमक्खियाँ उस बारे में बहुत स्टबर्न होती है। इनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है। सुबह जल्दी से लेके शाम देर तक इनकी काम करने की इनमें क्षमता है। धूप के दौरान भी इनमें काम करने की क्षमता है और उसमें भी इनका एक सोने पे सुहागा ये है कि उतना सब होने के बावजूद भी इनमें एक सर्टेन क्वांटिटी में इनकी मधु देने की इनमें क्षमता है। इनका जो निकाला हुआ मधु है, जो हनी है, वो हनी थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर में होता है, पर उसकी जो जिस तरीके से उसकी पोटेंसी है, उसकी जो औषधि गुणवत्ता है उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। और ये हनी थोड़ा सा अलग ही होता है। जो नॉर्मल मधुमक्खियाँ होती है इनसे ये हनी अलग होता है। बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। एक छत्ता करीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास साल भर में हनी प्रोड्यूस करता है। पर इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ना ही इनसे कुछ लेने की अपेक्षा रखते हुए इनको सिर्फ एक अच्छा घर देना, और वो उस जगह पे जहाँ पे रहेंगे उसके पूरे परिसर में ये बहुत ही उम्दा तरीके का पॉलिनेशन का काम करती हैं। और ये कहाँ से कोई खरीद के लाया हुआ मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। ये करीबन 1 साल भर पहले हम लोगों ने जब यहाँ पे आसपास के जंगलों की तोड़ने का काम चल रहा था, पेड़ों का तोड़ने का काम चल रहा था, उस वक्त एक पेड़ के अंदर पूरी तरह से उसका जो हॉलो सेक्शन है उसके अंदर इसका बड़ा सा पूरा का पूरा छत्ता था। उस वक्त इसको उन्होंने काट के उसको फेंकने की तैयारी में थे, क्योंकि जहाँ पे लकड़ी के अंदर जो खड्डा किया हुआ होल का पार्ट आ जाता है तो उनके लिए वो काम की नहीं रहती, तो उतना सेक्शन वो निकाल कर ज़्यादातर फेंक देते, क्योंकि इस मक्खी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो ऐसे छत्ते जो कई कॉलोनीज जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसी कॉलोनीज को ढूंढ के
इनको अपने घरों में लाके बसाना और इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये मक्खियाँ नंबर्स में बहुत ही कम होती जा रही हैं। और जितना इनका काम है किसी भी अलग अलग बड़े पॉलिनेटर से, इनका माइन्यूट साइज की वजह से, अगर आप देख पाते होंगे तो बहुत ही छोटी साइज की मक्खियाँ है, लेकिन इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी पॉलिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इनको प्रिजर्व करना और इनको बचाना, ऐसे अगर आपको मिल जाए तो उसके बिना छुए, उसको बिना तोड़े, अगर आप उसके अंदर एम्पल इनफ स्पेस हो तो इसको सिर्फ अपने घर में पानी से और धूप से बचाने के लिए एक जगह दे दे, तो आपके घर के, आपके खेत का पॉलिनेशन तो वो कर ही देगी और आपको दिखने के लिए भी आपके घर में एक सुंदर सी चीज़ लगी रख जाएगी। एज ए आर्टिफैक्ट के जैसे ये दिखता है और हमें तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और ये एक घर बचाया हमने किसी का, इसका एन एग्जाम्पल होता है। लोग इसको देख के अब अचंभित हो जाते हैं कि ऐसी मधुमक्खियाँ भी है, पर यह अपने कोकन का वेरी इंटीग्रल, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। नमस्कार। मधुमक्खियों के बारे में अगर आपको मैंने बताया, तो हमारे क्षेत्र की ये और एक मधुमक्खी है जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अवेलेबल है, जो लोकली यहाँ पे बसी हुई है, यहाँ की स्थानीय मक्खी है। इसका नाम मराठी में इसको हम लोग सातेरी मक्खी, सातेरी माशी करके बुलाते हैं, और इंग्लिश में इसका एपिस सेरेना करके नाम है। ये मधुमक्खी भी साल भर का करीबन हमें 7 से 10 किलो तक का शहद देने की कैपेसिटी रखती है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। और इसको साल भर में पॉलिनेशन के लिए, घूमने के लिए हमारे यहाँ का जो फौना फ्लोरा अवेलेबल है। ये बारिश के दौरान भी आपको काम करते हुए दिखेगी मधुमक्खी, और ये ठंडी के दौरान भी, अभी भी फिलहाल जो भी वातावरण ठंडा होने के बावजूद भी अभी भी एक्टिवली काम चालू है। अभी भी पोलन कलेक्ट करके मक्खियां ला रही है, और अभी भी इसके अंदर आपको आने जाने की जो है उनकी वाता दिखेगी आपको। तो ये जो मधुमक्खी है, ये भी यहाँ की नेचुरल मधुमक्खी है। एक करीबन 4 या 5 साल पहले जिस कदर इनके स्वाम्स अवेलेबल थे नेचर में, बहुत ही इजीली इनके स्वाम्स मिलते थे, आज इनके भी स्वाम्स बहुत ही कम हो चुके हैं। तो अगर गलती से कहीं आपको किसी से डिवीजन के टाइम पे अगर आपको पता चले कि आपके एरिया में यहाँ ये मधुमक्खी है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं और उसको सताएंगे नहीं और उसको किसी की तरह का डिस्टर्बेंस ना होगा, तो उसका अटैक होगा नहीं। ज्यादातर इनका अटैक तभी होता है जब इनको अननोइंगली डिस्टर्ब किया जाता है। पर अगर आपको कहीं उड़ता हुआ, डिवीजन हुआ स्वाम दिखे किसी एक आपके बगीचे में या आपके घर के आसपास, कभी उन्होंने घर बसाने की कोशिश की, तो उनको डर के मारे झुकला मत दीजिए, झटका मत दीजिए, उनको सेटल होने दीजिए। और अगर आपके एरिया में कोई, अगर कोंकण के एरिया में अगर आपका हो और आपके एरिया में अगर कोई स्वाम अवेलेबल हो, तो आसपास के अगर आपके कोई स्पेसिफिक वॉलंटियर्स है जो मधुमक्खियों का काम करने वाले, या फिर आप हमारे से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ के अगर हमारे एरिया में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर अवेलेबल हो, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि उन स्वाम्स को रेस्क्यू करके उनको हाउस करे और उनको नया एक हाइव बॉक्स दिला दे। हाइव बॉक्सेस इस तरह से यहाँ पे बेसिक उनका स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल अभी हम आपको एक हल्का सा उसका नज़ारा देंगे कि कैसे होता है। ऑन एवरेज मधुमक्खियाँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनका नीचे का जो सेक्शन होता है, उस नीचे के सेक्शन में वो अपना शहद और अपना ब्रूड जमा करती है, उनके अंदर उनके अंडे और उनके अंदर उनके बच्चे जमा होते हैं। पर हमारा, जैसे हम गाय के बारे में अपना जो पालते हैं, जैसे पूरा दूध पे ऊपर अपना हम हक नहीं जताते। अगर हम गाय का दोहन भी करते तो हम गाय को दो थन का इस्तेमाल करते हैं और 2 थन हम बछड़ियों के लिए छोड़ते। उसी तरह से जैसे गाय के 2 थन हमें अपनाने हैं और बाकी के 2 थन हमारे बच्चों के लिए, गाय के बच्चों को देने हैं, सिमिलरली जब इन्होंने अपना खुद का नियोजन किया है, तो उनके ब्रूड को और उनके नीचे के हनी को हम लोग नहीं हार्वेस्ट करते। ये अलग से, जब उनका नीचे का पेट उनका भर जाए, उनका पूरा कोटा हो जाए और जब उनके पास सरप्लस हो, तो ये ऊपर के सुपर के सेक्शन में हनी अपना जमा करते हैं। और जो ऊपर का सेक्शन होता है उसमें ज्यादातर रानी मक्खी नहीं जाती और उसमें किसी भी तरह का ब्रूड या उनके अंडे और उनके बच्चे नहीं होते। तो ये हनी, ऊपर दिया हुआ हनी जो होता है, वो अपने हक का होता है, ये हमारे लिए होता है। जैसे गायों के साथ बर्ताव है, उसी तरह से इन मक्खियों के साथ भी बर्ताव है। पूरी तरह से इनको कभी निचोड़ना नहीं है। जो हमारे हक का उन्होंने हमें दिया है बना के, जैसे अभी सीजन जैसे आ रहा है, तो वैसे ऊपर की सेक्शन में वो लोग अपना मधु जमा करने का काम चालू कर चुके हैं। तो ये जो सुपर सेक्शन है उसको ही हार्वेस्ट किया जाता है और इसका प्रोडक्शन लेने के बाद आपकी मक्खी खुश रहेगी। आपकी मक्खी, आपका जो कॉलोनी है और आपका जो बॉक्स है वो छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसको थ्रेटन नहीं लगेगा। इस वजह से, ऐसे रीजन की वजह से आपकी जो नेचुरली अकरिंग मक्खी है उसको भी आप प्रिजर्व कर पाओगे बिना उसका कंप्लीट हक छीने हुए। उसका खुद का हक उसको मिले और आपको आपके लिए जो उसने बनाया वो हनी आपको मिले। नमस्कार। अभी हम लोग हमारे गायों के बीच में बैठे हुए हैं। आज जितनी भी हमारे पास जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो हमें लगा कि हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उसका हम लोगों ने जितना हो सके उतना हमारी तरफ से उसकी हम लोगों ने कोशिश की है।
हमारा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि जिस तरीके से आज गांव पूरे के पूरे खाली हैं, उनमें फिर से पॉपुलेशन खेती की तरफ या तो फिर खेती से जुड़े हुए कोई और अलग ही तरीके के जो भी बिजनेसेस है, जो खेती को लग के वैल्यू एडिशन देने वाले बिजनेसेस है, वो करे। और सबसे बड़ी बात तो गौपालन अभी की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। स्पेशली अगर आपको खेती करनी है और जो आपकी खेती हो वो कम्प्लीटली विषम मुक्त खेती हो, ऐसा आपको लगे कि आपको जो खाना नेचुरली आपको जो पकाया हुआ खाना मिले, तो उसके लिए हमें गायों को ज़रूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे जो भी काम है उनमें। और जैसे कोई अगर एक सिंपल सा एक इंसान अगर अपने खर्चे पे अगर गाय रखना भी चाहिए, तो फिर अभी कोई एक कुत्ता भी इंसान पाल लेता है या फिर कोई दूसरे पालने वाले जो भी जानवर है वो पाले जा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे एक पर्टिकुलर कोकन एरिया की एक छोटी सी जो गाय है कोकन कपिला, वो तो एक साधारण इंसान इजीली अफोर्ड कर सकता है। एक गाय तो कोई भी रख सकता है, भले उसके पास से कोई एक्सपेक्टेशन ना रख के करे, सिर्फ उसके गोबर और गौमूत्र पे अगर किसी ने काम करना भी शुरू किया तो भी वो गाय उसको सस्टेनेंस दे सकती है। ये हमारा एग्जैक्ट और मतलब यही हमारा पॉइंट है इस पूरे कहने का कि इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है कि एक गाय आपका सस्टेनेंस आपको दे सकती है, डूएबल चीज है ये। और मैं अब कहना चाहूंगी कि जितने भी यूथ हैं जो चाहते हैं कि वो अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकले, तो जैसे हमने एक्सपीरियंस लेकर हम ये आपको बता रहे हैं कि आप प्लीज एग्रीकल्चर की तरफ मुड़े, गौ सेवा के तरफ मुड़े, जिससे आपको एक पीसफुल लाइफ मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप जो भी डॉक्टर्स है, जो मेडिकल है, उससे आप कोसों दूर रहेंगे, एक हेल्थी लाइफ जिएंगे। कहने की चीज यही है कि अगर आपने किसी तरह से अगर आप खुद भी ना कर पाए सिटीज में रह के, अगर वो भी डिफिकल्ट होता होगा, तो आप एक किसान से कैसे ना कैसे तौर पे आप जुड़ जाइए। जैसे हर एक प्रोफेशन में आपको कोई ना कोई तो एक प्रोफेशनल जरूर लगता है। अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए तो उनको स्पेसिफिकली वकीलों के पास जाना पड़ता है, किसी ने मेडिकल एडवाइस के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है। तो वैसे ही आपका जो अन्न जो आपको अपने प्लेट में मिल रहा है वो आपको पोषण दे, वो आपकी सेहत को बनाए रखे। अगर आपकी ये इच्छा होगी तो आपको डेफिनेटली एक एज अ प्रोफेशनल एक किसान से आपको जुड़ना पड़ेगा। वो आपको आपकी बेसिक लाइफस्टाइल में जो भी लगने वाली जो नेसेसिटीज है उनको एक खेती एज अ अपने फैमिली, जैसे हम लोग एक प्रोफेशनल चुनते हैं हर एक रिक्वायरमेंट के लिए, वैसे अगर किसान से आप जुड़े रहोगे तो आप बाकी सब चीजों से दूर रहोगे। जो अनवांटेड चीजें हैं जिनसे आप में दूर रहना चाहिए, उनसे आप नेचुरली दूर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास पूरी शुद्ध और बिना एक किसी जहर के आपको आपकी प्रोड्यूस आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। जो भी किसान कुछ भी उगा रहा होगा, कोई गौपालक होगा, तो उस गौपालक को उसके जो मेहनत है उसको आप जितना भी वैल्यूएबल होगा तो उस हिसाब से आप उसकी मदद कीजिए, उसका प्रोड्यूस आप खरीदे। आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़िए, आपके पहचान में जो लोग हैं, कोई भी हो आपकी पहचान में हो, एक स्पेसिफिक ब्रांड एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी के जैसे ऑपरेट कर नहीं सकता एक किसान अपने स्पेसिफिक ग्रुप को ही कंप्लीटली केटर कर सकता है, उनको ही चीजें प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है उसको बढ़ाने में, ग्रो करने में। तो कोई भी चीज अगर वो उगा रहा है तो उसकी लिमिटेशंस में उगाएगा, कोई भी रिसोर्सेज अगर वो बना रहा है तो उसकी लिमिटेशन में उगाएगा। उसका सोचने का तरीका नहीं होता है कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये किसान का सोचने का तरीका नहीं होता है। किसान का सोचने का तरीका सिंपल होता है, उसको चाहिए उसकी सस्टेनेबिलिटी। अगर आपकी मदद से वो उसको मिल जाए और आपको शुद्ध चीजें आप तक पहुंचे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिर्फ इंडस्ट्री से, आपकी एक पर्टिकुलर कंपनी से जुड़ने से अच्छा आप एक उस किसान से जरूर एक रिलेशनशिप बनाइए। ये हम लोग चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप किसानों को सपोर्ट करें। इन सब चीजों के अलावा और बेसिक चीजें जैसे जो भी कोई कर रहा है, कोई अलग कोशिश कर रहा है, वापस गांव के तरफ मुड़ रहा है, जैसे सिटीज में लाइफ जिनको, जैसे हमें डिफिकल्ट लगी सिटीज की लाइफ, हमने सोचा कि हमें थोड़ी डिफरेंट अपनी लाइफस्टाइल बनानी हो, जिंदगी अलग करनी हो, गायों से जुड़ना हो, तो हमें सिटीज से बाहर आना पड़ा, मजबूरी थी। अगर हमारा बस चलता तो हम शायद सिटीज में भी उसको सेटअप कर लेते, पर ये पॉसिबिलिटी सबके पास नहीं है। लेकिन अगर कोई अलग से जुड़ के ऐसा कोई चीज कर रहा है, गौ से जुड़ के ऐसा कोई चीज करना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली आगे आके आपके तरफ से जितनी हो, जैसे हो, आप उसको इंकरेजमेंट दे, और इंकरेजमेंट और जो भी फाइनेंशियल आप जो हेल्प कर सके वो कर दे, उनके प्रोडक्ट खरीद कर, उनको प्रमोट कर जो आप चाहिए वो कर सके। ये हमारी सच में पूरे एरिया के कोंकण का पूरा जो डेवलपमेंट हो उसके लिए हम बोलना चाहें। जिस तरीके से हम लोग खेती के आइडिया के पास जुड़े, उसी तरीके से हमारा समविचारी जो सोचना था, जब हम एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से जुड़ने से, हम लोग ने ये सोचा कि हमें किस तरीके की जिंदगी चाहिए। इस बारे में इनकी सोच और मेरी सोच दोनों की मिली, और इसलिए हम लोग ने ये पाथ चुना।
जब मिले, जब एक साथ हम लोग आए, जब हम लोगों ने एक दूसरे से जुड़ने के बारे में सोचा, तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हमारे जो विचार है वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे। कहाँ जाके वहां पे पता चला कि उसमें हमारे विचार गायों को साथ रहना, या इन जो भी जानवर है और ये जो भी अपना पर्यावरण है उसको प्रिजर्व करने के लिए उससे जुड़े। छोटी से छोटी चीजों में अगर हमें लगा तो हम अपना खुद का पोटेंशियल उसमें डाल के, खुद के रिसोर्सेज डाल के, पूल करके भी हम उनको संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ गाय हम लोगों ने ऐसी भी लाई हमारे इसके ऊपर, मतलब जो हमारे बल के ऊपर हम कर पाए, तो हम लोगों ने ऐसे गायों को भी सपोर्ट किया जिन्होंने कम्प्लीटली, जिन्हें लोगों ने छोड़ चुके थे, जिनका प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद हो चुका था। हमारी तरफ से हम उन्होंने जो जंगली जानवर जो मिले, कुत्तों से लेके जो भी एज अ, जो रास्ते में चलते हुए कुत्ते के बच्चों को भी हम लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की। गाय के पास ये सीखने मिला कि किसी को भी सहारा दो तो हमारी वो मदद करेगा। उसी दौरान काम करते करते पता चला जैसे जंगलों को बचाना है, तो उसमें से सबसे बड़ा एक घटक है वो है मधुमक्खी। और मधुमक्खी, जिसे लोगों को पता है कि एक ही तरह की कोई चीज नहीं है वो, उसमें हजार अलग अलग प्रजाति के पॉलिनेटर्स है, और उनमें से जो गिने चुने 5 या 6 हैं जिनको हम पॉसिबली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम सेव कर सकते हैं, जिनको हम वापस नया घर दे सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने हमारी तरफ से बचाने की कोशिश की है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही पूरक है। आप कितना भी आज की डेट, अगर आज का आप ख्याल करोगे, तो आप कितना भी नीचे अच्छे से जमीन तैयार करो, कितना भी आप अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करो, आप गौ कृपा अमृत का भी अच्छे से यूसेज करो, उसमें अच्छी फ्लावरिंग जरूर देगा पेड़, और उसकी जो प्रोडक्शन आने वाली है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होने वाली है, जिससे हमें उसका एक्चुअल मुबदला मिलेगा, वो चीज तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब वहां पे मधुमक्खी उसका प्रसार करेगी। अगर मधुमक्खी जैसे जो कीटक है, जो मित्र कीटक है, अगर वही अगर खेत में नहीं रहेंगे तो हमें कैसा फायदा होगा, हम कैसे आगे बढ़ के खेती करेंगे। अगर सबकी हर चीजों की तैयारी करना, चलो वो हम कहेंगे कि हमारे हाथ में है, जमीन में क्या खाद देना, पेड़ों को किस तरीके से संभालना, पेड़ों की कैसा नियोजन करना, सब हाथ में है। पर जब तक वो फलों का रूपांतर नहीं होता, वो फूलों से फलों का रूपांतर नहीं होता, तब तक तो हमें उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसके लिए हमें लगेगा पर्यावरण के जो घटक है, जैसे मधुमक्खी हो गई, जैसे और अलग अलग पॉलिनेटर्स है जो परागकरण का काम करते हैं, परागीकरण का, तो उनका अगर हमें साथ ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। भले कितनी अच्छी हम लोग तैयारी करें, कितनी अच्छी हमारी जमीन को हम बनाए, पर ऊपर का जो काम है वो परागीकरण का काम इन्हीं कीटकों का है, जो मित्र कीटक है। अगर उनको हम लोग नहीं संभालेंगे, उनके बारे में भी अगर हम नहीं सोचेंगे, तो हमारा आधा काम होता है। वो पूरा काम करने के लिए इनकी बहुत बड़ी जरूरत है, इनके बिना हमारा काम अधूरा ही रहेगा। एक किसान या जो भी पेड़ लगाने वाला इंसान जो भी कितनी मेहनत करेगा, तो इन सब नेचुरल जो भी चीजें हैं, जो कीटक है, इनका साथ मिले बिना उसका काम अधूरा ही रहेगा। तो हम लोग यही चाहेंगे, जैसे हम लोगों ने गायों से लेके हर प्राणियों के पास अलग ही दृष्टि से देखने की कोशिश की, कीट नियंत्रण के लिए भी हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की कि हमें किसी भी तरह का कोई भी चीज नुकसानदायक या उसकी जानलेवा चीजों का इस्तेमाल करने से ज्यादा हमने सोचा कि पर्यावरण का साथ ले। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि अपने मित्र कीटक हमारे हर प्रोड्यूस में, सब्जी हो, फल हो, हर चीज पे आपको एक ना एक मित्र कीट जरूर दिखेगा। तो उसका मतलब यही हो गया कि हमें कोई चीज की मारने की किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हमने सिर्फ अपने दोस्तों को आने के लिए अच्छा घर बना दिया, हमारे दोस्त आए तो उन दोस्तों ने हमारे जो नहीं चाहिए उनको आराम से उनके दूर ही रखा, हमारी चीजों से उनसे उनको दूर रखा, तो ये अपने आप बैलेंस बन गया। सिमिलरली अगर हमें जरूरी है कि हमारा फूड सिक्योरिटी बना रहे, और हमें फ्यूचर में जो हमारे जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज है जो हमारे एरिया से, हमारे जंगलों से रिलेटेड है, जो कम्प्लीटली अभी मिलना नामुमकिन के बराबर हो चुका है, एक तरीके से वो एक्सटेंट ही जा रहे हैं, ऐसी चीजों को हम लोग अगर संभालना है तो हमें मधुमक्खियों को जरूर संभालना पड़ेगा। ये मधुमक्खी तो एक ही भाग हो गया, मैं तो सोचूंगा कि सारे जो मित्र कीट है उनके लिए हमें अपने यहाँ पे प्रोविजन करना चाहिए। वो कोई पंछी हो या कोई और, जैसे सिर्फ मधुमक्खी नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पक्षी भी है, जो छोटे छोटे पक्षी है जिन्हें हमें हमिंग बर्ड्स के नाम से जानते हैं, तो उनका भी पॉलिनेशन में हेल्प होता है। तो ऐसे पक्षियों को भी हम लोग बिना डिस्टर्ब किए उनको घूमने दें हमारे बगीचों में, उनको घर बनाने दें, तो हम लोग एक एज अ नेचर का अपना बैलेंस हम तैयार करते हैं और हमारा काम ये पूरी तरह से आसान कर देते हैं। तो पर्यावरण को साथ में लेके गौ कृपा अमृत की मदद लेके, इन सब चीजों का अगर हम साथ लेंगे, जो भी हमारे नेचुरली जो किए हुए खाद है, हमारे गायों से मिला हुआ जो भी गोबर है, गोमूत्र है, उन सब चीजों का पूरा इस्तेमाल करके अगर हमें उनका यूटिलाइजेशन करके हम हमारी खेती करेंगे ना, तो उनकी जो की हुई जो खेती है उसमें हमेशा हमारे मित्र कीटकों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए हमेशा घर बना रहेगा। गलती से अगर एक भी हम लोगों ने रासायनिक चीज का सहारा ले लिया, तो हम हमारे स्पेसिफिक जो दोस्त हमें जिनको इनवाइट किया है, उनको हम कंप्लीटली रोक देते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हमारी नैसर्गिक खेती अगर बनी रहनी चाहिए, तो इन सारे जितने भी डेरिवेटिव जो हमने अभी नाम बताए, जितने भी
पशु पक्षी और जितने भी कीट और जितने भी मित्र कीट जो भी है उनको सबको हमें एक घर बना के देना, ये हमारा उद्देश्य है। ये असली खेती है अगर हमें खेती करनी है तो।